Assalamu alaikum dear students, this is Mudassir Mirchal from the studio of Future X श्रीनगर। आपके साथ हमने वादा किया था कि जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन पे हम कुछ और वीडियोस लेके आएंगे। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन जो कि एक छोटा जो कि एक लंबा सा यूनिट है, एक अच्छा खासा यूनिट है जिसमें काफ़ी टाइम लगता है आपको प्रिपरेशन करने में। और इस प्रिपरेशन में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आप फंस सकते हो, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए इसको खास तौर से डिज़ाइन किया गया है। इन पीपीटीज को गौर से और बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया है आप लोगों के लिए। इसे देखें और उसके बाद इस कंटेंट को आप अपनी प्रिपरेशन में शामिल कर लें और इंशाल्लाह ये यूनिट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और हम आज देखेंगे इस यूनिट में हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा फोकस रहेगा कुछ खास चीजों पे। जैसे सबसे पहले वी विल हैव अ क्विक रिकैप ऑफ म्यूटेशन। रिकैप्चुलेशन चल रहा है, रिवीजन चल रहा है, तो म्यूटेशन को रिवाइज करना बहुत जरूरी है कि म्यूटेशन क्या था और म्यूटेशन में किन किन चीजों का ख्याल हमें रखना है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया जाएगा। क्या है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, क्यों मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहते हैं, कौन कौन सी खास चुनिंदा ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो देखेंगे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोम्स में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, किस तरह से क्रोमोसोम में अल्टरेशन हो नंबर में, मॉर्फोलॉजी में, और उससे क्या डिजीज हो सकती है वो देखने वाले हैं। इसके अलावा आज के इस प्रोग्राम में या आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पेडिग्री एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बात करेंगे और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। लेकिन आपसे एक बात कहना चाहूंगा, इसमें से इस वक्त जो ये वाला वीडियो आप देख रहे हैं इसमें हम कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जेनेटिक्स है उसमें कुछ और वीडियोस आपके लिए आएंगे। एक वीडियो और लगेगा इसमें और जिसमें आपका ये पूरा यूनिट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद इवोल्यूशन पार्ट जो है उसको सेपरेटली डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा काम। आज का हमारा जो टॉपिक है सबसे पहला म्यूटेशन। आप लोगों को म्यूटेशन तो बहुत अच्छे से पता है, आपने ओएंथरा लेमार्कियाना पे वो वर्क पूरी तरह से पढ़ लिया है, आपने पूरी तरह से रेफरेंसेस और जो बाकी नोट्स आप लाते हो या इवन आपका जो एनसीईआरटी है उसको पूरी तरह से छाना हुआ है। आपको पता है म्यूटेशन को डिस्कवर किया था ह्यूगो डे व्रीज ने और यहाँ पे लिखा भी है ये क्या है, अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि यहाँ म्यूटेशन अगली जनरेशन में होगी, नहीं कर सकता। ये स्टेबल है और ये इनहेरिटेबल है, ये इनहेरिट भी होती हैं। इन्हें पेरेंट में अगर म्यूटेशन हो गया, अगर ये गैमीट सेल्स में म्यूटेशन हो जाएगा तो आगे ट्रांसमिट हो ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इसका मतलब ये ट्रांसमिटेबल है, इनहेरिटेबल है। एंड दीज चेंज दे अकर इन द ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू चेंज इन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर और इन द स्पेसिफिक जीन। या तो कंप्लीट क्रोमोसोम पे चेंज आएगा या एक पर्टिकुलर जीन पे आ जाएगा चेंज, कोई भी चेंज आ जाएगा तो उसकी वजह से फिनोटाइप इसका चेंज हो जाएगा, यानी एक डिजीज आपको दिखेगी। कहने का मतलब यह है कि ये जो म्यूटेशन है ये क्रोमोसोम लेवल पे भी हो सकती है, ये एक छोटे से जीन लेवल पे भी हो सकती है। लेकिन क्या है, थोड़ी देर सब्र कर लो, थोड़ी देर में ये सब क्लियर हो जाएगा, थोड़ी देर में हम सब ये डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। ओके, नाउ दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय ह्यूगो डे व्रीज, जो मैंने पहले ही कहा इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द वीडियो में। Now earlier डार्विन ने भी ऐसी चेंज बताई थी लेकिन उसने पर्टिकुलर स्पेसिफिक म्यूटेशन को डिस्कवर नहीं किया था, उसने कहा था वेरिएशन। और अगर आपने इवोल्यूशन की थ्योरीज पढ़ी हैं उसने कहा था कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन की बात उसने की थी, और लेकिन इसने चेंज का नाम स्पॉट्स रखा था। एंड बैटसन ने भी इन चेंज को डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस कहा था। यानी कहने का मतलब यह है कि इस म्यूटेशन को इससे पहले कई साइंटिस्ट ने ये किया था स्टडी, लेकिन उसके बाद उनको या तो किसी को प्रॉपर आइडिया मिला नहीं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस चेंज, या किसी को पूरी तरह से आइडिया नहीं मिला कि ये म्यूटेशन जो है जिसे हम आज म्यूटेशन कहते हैं उसको परफेक्ट नाम कौन सा दिया जा सकता है। तो नाम देने का और प्रॉपर इस म्यूटेशन को अच्छी तरह से स्टडी करने का या इसका एक प्रॉपर खाका खींचने का, ये अगर क्रेडिट जाता है तो ह्यूगो डे व्रीज को जाता है। खैर मैं इस पे ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला इस कॉन्सेप्ट पे। सो म्यूटेशन जो है मोटे मोटे अल्फाज में बताऊंगा। म्यूटेशन तीन तरह की होती है। एक तो जीनोमिक म्यूटेशन होती है जिसमें जीनोम इन्वॉल्व है, यानी क्रोमोसोम इन्वॉल्व है। उसके अलावा क्रोमोसोमल एबेरेशंस हैं, क्रोमोसोमल एबेरेशंस में भी क्रोमोसोम इन्वॉल्व है। और उसके अलावा जीन म्यूटेशन, इसमें एक पूरा क्रोमोसोम तो इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इसमें एक जीन इन्वॉल्व होगा, अभी थोड़ी देर में समझ लेंगे। अगर जीनोमिक म्यूटेशन है
या क्रोमोसोमल एबेरेशन है तो एक क्रोमोसोम इन्वॉल्व है। क्रोमोसोम में क्या हुआ ऐसा, नंबर वेरी हुआ, मॉर्फोलॉजिकल चेंज हुआ, व्हाटएवर इज दिस, ये तो या जीनोमिक म्यूटेशन है या क्रोमोसोमल म्यूटेशन है। और जीन म्यूटेशन की अगर बात करेंगे, जीन म्यूटेशन ये एक पर्टिकुलर जीन में जो चेंज आएगी उसे कहेंगे जीन म्यूटेशन। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। जीनोमिक म्यूटेशन की अगर बात करेंगे, जीनोमिक म्यूटेशन, मैंने कहा रिवीजन चल रहा है इसीलिए इसमें मोटे मोटे चीजों को डिस्कस किया जाएगा, इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस किया जाएगा। जो अननेसेसरी पार्ट ऑफ द थिंग्स होंगे उनको शायद इसमें कम ही जगह मिलेगी, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसमें कोई भी एक पॉइंट स्किप ना हो। जीनोमिक म्यूटेशन दे आर कॉज्ड बाय चेंज इन नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम नंबर चेंज हो गया है। अब एक और मसला है, क्रोमोसोम नंबर का चेंज हो जाना। इसमें क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, लेकिन ये कई तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक टाइप है जिसको हम यूप्लॉइडी कहते हैं। यूप्लॉइडी, इट इज द चेंज इन अ क्रोमोसोम सेट, चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स। क्रोमोसोम सेट्स, गौर से सुनना मेरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रोमोसोम सेट चेंज हो गया जीनोमिक म्यूटेशन में, यूप्लॉइडी इसे कहते हैं। नाउ यूप्लॉइडी जो है इसमें इट्स हैविंग मल्टीपल क्रोमोसोम सेट। अब यहां पे रुकना चाहेंगे, थोड़ा सा सब्र कर रहे हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने कहा था आपसे कि एक ऑर्गेनिज्म या तो हैप्लॉइड होगा या फिर डिप्लॉइड होगा, या फिर डिप्लॉइड होगा। ये क्या बोल रहे हैं, हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा? यूजुअली तो सब डिप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड कब होगा? याद करो जब मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था हैप्लोडिप्लॉइडी के बारे में, तो हैप्लोडिप्लॉइडी के बारे में मैंने कहा था देयर कैन बी हैप्लॉइड मेल इन केस ऑफ हनी बी एंड डिप्लॉइड फीमेल। पर यूजुअली देखें तो बेटा ऑर्गेनिजम्स ज्यादातर डिप्लॉइड होते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर डिप्लॉइड। सो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंडीशन जो क्रोमोसोम्स की होती है वो होती है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सोमैटिक सेल, इन अ नॉर्मल बॉडी सेल 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज नॉर्मल सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट। अब अगर देखा जाए गैमीट्स में जो स्पर्म्स होंगे या ओवम होंगे, एग्स होंगे, उनमें 1n यानी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये कंडीशन हमें पता है, यूजुअली ऑर्गेनिजम्स आर डिप्लॉइड। मगर इस केस में क्या हुआ है, पॉलीप्लॉइडी में यहां पर ये नंबर ऑफ सेट्स ही चेंज हो गया। जैसे इट मींस हैविंग मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी 2n नहीं है, 2n से ज्यादा है, 3n है, 4n है, 5n है। इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन डिप्लॉइड से ये हट गया, पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इंक्रीज हो गया। 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो गया तो ये डिप्लॉइड था नॉर्मली, एक सेट इंक्रीज हो गया ट्रिप्लॉइड हो गया। अगर एक और सेट इंक्रीज करोगे तो ये टेट्राप्लॉइड हो गया। So it's called as polyploidy, यानी more than 2 sets of chromosomes. Now ये पहली बार किसने रिपोर्ट किया था? लुट्स नाम का एक साइंटिस्ट था, 1907 में इसको ये पता चला। खैर ये दो तरह का होता है, यानी कहने का मतलब है ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए था 2n, फिर से सुनो, ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए था 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मगर इसमें 2n नहीं है, किसी कारण 3n हो गया, किसी कारण इसमें जो क्रोमोसोम नंबर हो गया 4n हो गया, किसी कारण इसमें जो क्रोमोसोम नंबर हो गया 5n हो गया। तो इसका मतलब इसमें क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो अगर ये इंक्रीज क्रोमोसोम नंबर है, ये डिप्लॉइड नहीं है, ये पॉलीप्लॉइड है, ये टेट्राप्लॉइड हो सकता है। इसको स्पेसिफिकली नाम देंगे टेट्राप्लॉइड। शाबाश, टेट्राप्लॉइड में कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे? 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। और उसके अलावा सॉरी ट्राई एक्सक्यूज मी, इतना गलत कैसे हो सकता है? ओके, सो ट्रिप्लॉइड हो सकता है, ट्रिप्लॉइड हो सकता है, टेट्राप्लॉइड हो सकता है, टेट्राप्लॉइड हो सकता है, टेट्राप्लॉइड में 4n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, पेंटाप्लॉइड हो सकता है जिसमें 5n होगा, हेक्साप्लॉइड होगा जिसमें 6n होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स इंक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और इसी को कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। नाउ देयर आर 2 थिंग्स, गौर से सुनो, फिर से रिवाइज कर लूंगा। मैंने कहा पॉलीप्लॉइडी मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑनलाइन में या वीडियोस में यूजुअली आपका अटेंशन स्पैन कम होता है, इसलिए बीच में अगर आपका ध्यान भटक गया था वापस आ जाइए, सुनिए।
ऑटो पॉलीप्लॉइडी एंड एलो पॉलीप्लॉइडी आगे डिस्कस किया जाएगा। तो पॉलीप्लॉइडी पहले अगर आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं है, 3n है, यानी 3 बार क्रोमोसोम जो है रिपीट हो गए हैं। सो इट इज अ ट्रिप्लॉइड कंडीशन, इट कैन बी अ टेट्राप्लॉइड कंडीशन, इट कैन बी अ पेंटाप्लॉइड कंडीशन और हेक्साप्लॉइड कंडीशन। सो इट्स कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइडी। नाउ देखा जाए तो ये दो तरह का होता है पॉलीप्लॉइड, या तो ऑटो पॉलीप्लॉइड होगा या फिर एलो पॉलीप्लॉइड होगा। नाउ क्या है ये ऑटो पॉलीप्लॉइड एंड एलो पॉलीप्लॉइड? वेट फॉर अ सेकंड। सो ऑटो पॉलीप्लॉइड एंड एलो पॉलीप्लॉइड को समझने के लिए देखो, हमारे पास यूजुअली जो हमारा जाइगोट है, या जो एक ऑर्गेनिज्म की, एक इंसान की पर्टिकुलरली जो एक सोमैटिक सेल है, इस सोमैटिक सेल में हर किसी क्रोमोसोम की दो दो कॉपीज होती हैं। सो इसका मतलब वी हैव 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगेन मैं पहले जो बता चुका हूं उसी को दोबारा बता रहा हूं इन अनदर टर्मिनोलॉजी। सो हमारे पास हर क्रोमोसोम की दो दो कॉपीज है। अगर कभी किसी कारण इसमें माइटोसिस में प्रॉब्लम हो गया, यानी सेल डिवीजन में प्रॉब्लम हो गया, सो सेल डिवीजन में ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि सेल्स का नंबर नहीं बढ़ गया लेकिन क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया, तो अगर क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया और सेल पहले भी एक ही थी अब भी एक ही है, यूजुअली क्या होता है, ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये जब डिवाइड करेगी सेल माइटोटिकली, अगर ये जाइगोट है तो माइटोटिकली डिवाइड करेगी, अगर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो मियोटिकली डिवाइड करेगी, अगर ये प्राइमरी ओसाइट है तो तब भी ये फॉर एग्जांपल मियोसिस करेगी। तो अभी फिलहाल हम माइटोसिस का केस लेंगे। माइटोसिस सिंगल डिवीजन, इजी टू अंडरस्टैंड। तो अगर इसमें माइटोसिस होगा, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके पास हैं ऑलरेडी, तो इस 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में डीएनए डबल किया जाएगा, डीएनए कंटेंट को डिप्लॉयड किया जाएगा, डीएनए कंटेंट को डुप्लीकेट किया जाएगा। 3 बार मैं एक ही बात बोल चुका हूं 3 अलग लैंग्वेज में, तो कहने का मतलब अब तो समझ में आया होगा। अगर डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा तो क्रोमोसोम पे फर्क ये पड़ेगा कि उसमें सिंगल क्रोमेटिड था, उसमें डबल क्रोमेटिड आ जाएगा, राइट। और डबल क्रोमेटिड आने के बाद इसको काटा जाएगा, तो इस तरह से फॉर एग्जांपल 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक डॉटर सेल को मिलेंगे, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम दूसरी डॉटर सेल को मिलेंगे। मगर आपको पता है जब भी हम मियोसिस पढ़ते हैं, माइटोसिस पढ़ते हैं, एक कंप्लीटली आपको पढ़ाया जाता है 2 स्टेप्स में, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फिर होगा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो इसका मतलब क्रोमोसोम अगर डबल हो गए, क्रोमोसोम के डबल होने के फौरन बाद किसको डबल होना है? शाबाश, साइटोप्लाज्म को डबल होना है, यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होना है, साइटोकाइनेसिस होना है, सो दैट इसको मिलेगा 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इस डॉटर सेल को मिलेगा 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फाइन। पर अब क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हो गया कि बेटा यहां पर क्रोमोसोम तो डबल, ये क्रोमेटिड्स तो डबल हो गए और क्रोमोसोम कट के 2 भी हो गए, यानी 2n थे ये 4n हो गए, ये ट्रिप्लॉइड, ये टेट्राप्लॉइड हो गए, 4n हो गए, 2 से 4, 1 सेट 2 सेट नॉर्मल कंडीशन, यहां 2 से 4 हो गए, या दैट इज 4n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि इसको डिवाइड करना था, इनमें से 2n एक डॉटर सेल को मिलता, 2n एक और डॉटर सेल को मिलता। मियोसिस याद करो, माइटोसिस याद करो प्लीज। अगर माइटोसिस मियोसिस नहीं पढ़ा है तो बेटा ये कंडीशन थोड़ा सा समझना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन कोई भी चीज मुश्किल नहीं है अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे। सो इसका मतलब यहां पे हुआ क्या, गड़बड़ यहां पे हुई, न्यूक्लियर डिवीजन के दौरान या कैरियोकाइनेसिस के दौरान क्रोमोसोम तो 4 हो गए, यानी 4 सेट हो गए, 2 में से 2 से 4 हो गए, लेकिन बेटा साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया। न्यूक्लियस अब भी, पहले भी एक था अब भी एक ही है, पहले क्रोमोसोम नंबर जो था वो 2n था, अब 4n हो गया। न्यूक्लियस 1 से 2 होना चाहिए था, वो एक ही है। साइटोप्लाज्म भी डिवाइड नहीं हुआ, बेटा ये बन गया टेट्राप्लॉइड, ऑटोमेटिकली टेट्राप्लॉइड बन गया। पर अगर मैं आपसे पूछूं इस टेट्राप्लॉइड में, टेट्रा मींस 4, टेट्राप्लॉइड कंडीशन में हर एक क्रोमोसोम इस ऑर्गेनिज्म का अपना है कि कहीं से उधार लाया? उधार कहां से लाएगा? वेट करो समझाता हूं। इसका मतलब फिलहाल तो यहां पर क्लियर है कि ये हर एक क्रोमोसोम, ये 4n क्रोमोसोम्स जो हैं, ये इसी के पास अपने 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, वही डबल हो गए, अब इसके पास 4n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन सारे के सारे क्रोमोसोम इसके अपने हैं। ठीक है, सो इसे कहते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी में हर एक क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, पेंटाप्लॉइड बन गया, हेक्साप्लॉइड बन गया, लेकिन हर कोई क्रोमोसोम जो है बेसिकली इस ऑर्गेनिज्म का अपना है, अपनी स्पीशीज का, अपनी वैरायटी का, बिल्कुल अपना। वो क्यों हो गया? क्योंकि इसमें जो सोमेटिक सेल थी
या इवन गैमेटिक सेल थी, उसमें जब डिवीजन होना था, उस डिवीजन में नॉन डिसजंक्शन हो गया, डिसजंक्शन नहीं हुआ, क्रोमोसोम्स अलग नहीं हो गए। अगेन मियोसिस माइटोसिस याद करो, 11th का कॉन्सेप्ट था। सो जब वो अलग नहीं हुए, सो डबल डबल क्रोमोसोम बन गए, सो 2n से 4n बन गए, मगर अलग नहीं हुए, डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, इसलिए पेरेंट सेल के अंदर रहेंगे। और अगर डिवीजन होगा भी तो एक डॉटर सेल जो है उसमें 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आएगा, तो दैट इज ऑटोपॉलीप्लॉइडी। तो ऑटोपॉलीप्लॉइडी जब आपको कोई कहेगा कि क्या है, इट इज नथिंग, इट इज पॉलीप्लॉइडी। मगर पॉलीप्लॉइडी का वो वाला कंडीशन जिसमें हर एक क्रोमोसोम इसका अपना है, कहीं और से लाया नहीं है। समझ आया? अब ये कहीं और से नहीं लाया, कहीं और से नहीं लाया, ये इस बात से आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होगी, ये कहीं और से कहां से लाएंगे। ऑटोपॉलीप्लॉइडी के बाद जो एलोपॉलीप्लॉइडी है उसमें ये क्लियर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बोर्ड रब करूंगा, मैं ये पैनल रब करूंगा सो दैट स्लाइड क्लियर हो जाए। शाबाश। 1 2 and 3 ओके। नंबर नेक्स्ट, अब एलोपॉलीप्लॉइडी क्या है? एलोपॉलीप्लॉइडी में एक ऑर्गेनिज्म ने कहीं और से भी क्रोमोसोम्स लाए, यानी कुछ अपने कुछ किसी और के हैं। ओके, हमने हाइब्रिडाइजेशन तो पढ़ी है। हाइब्रिडाइजेशन में 2 वैरायटीज के क्रोमोसोम्स होंगे या 2 स्पीशीज के क्रोमोसोम्स होंगे, यानी एक अगर मेल गैमीट इस ऑर्गेनिज्म का है और ये है स्पीशीज 1, और फीमेल गैमीट इसका है, फीमेल गैमीट इसका है, ये है फॉर एग्जांपल स्पीशीज 2। इसमें जब ये क्रोमोसोम्स आपस में फॉर एग्जांपल जाइगोट बनाएंगे मिलके, तो मुझे बताइए ये जो जाइगोट बन गया, इसमें क्रोमोसोम एक ही स्पीशीज के कि 2 स्पीशीज के? तो ये तो हेटेरोजेनस हो गया, ये मिक्सचर हो गया। इसका मतलब अगर इसमें पॉलीप्लॉइडी आ गया, इसमें 2 स्पीशीज के क्रोमोसोम्स हैं, दिस इज एलोपॉलीप्लॉइडी। ऑटोपॉलीप्लॉइडी, एलोपॉलीप्लॉइडी। ऑटो सारे क्रोमोसोम्स अपने, एलोपॉलीप्लॉइड 2 अलग स्पीशीज के क्रोमोसोम्स आपस में मिले हुए हैं। अब एक और बात आपको यहां पे समझाना चाहूंगा, यहां पर एक खास बात आपको समझाना चाहूंगा, वो ये है, आपने बनाना तो खाया होगा, 1000 बार बनाना तो देखते हैं मार्केट में, राइट? और बहुत सारे और ऐसे स्पीशीज, बहुत सारे और वेजिटेबल्स, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स जिनको हम देखते हैं जो टेक्निकली पॉलीप्लॉइड्स। सो बनाना जो है, जो सीडलेस बनाना होते हैं, जो यूजुअली हम खाते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं बेटा पॉलीप्लॉइड्स। क्या होते हैं? पॉलीप्लॉइड्स। अब तो पॉलीप्लॉइड्स बनवाए जाते हैं, पॉलीप्लॉइड्स को डेलिबरेटली बनाया जाता है सो दैट उनमें कुछ ट्रेट्स जो है वो ऐड हो जाएं। मगर यहां पर एक और लाइन आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि जो फॉर एग्जांपल पॉलीप्लॉइड्स होते हैं, पॉलीप्लॉइड्स पर्टिकुलरली जिनमें ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, लाइन इंपॉर्टेंट है, लिख के रखो। जो भी फॉर एग्जांपल पॉलीप्लॉइड्स होते हैं उनमें खास वो जिनमें ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स, दैट मींस ऑड नंबर क्या हो गया? 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया, 5n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया, हो सके तो 7n हो गया। सो दीज आर द ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, पर्टिकुलरली ट्रिप्लॉइड, क्योंकि पेंटाप्लॉइड रेयर है, हेक्साप्लॉइड रेयर है, हेप्टाप्लॉइड रेयर है। सो ज्यादा से ज्यादा ट्रिप्लॉइड टेट्राप्लॉइड यूजुअली देखा जाता है। सो ट्रिप्लॉइड जो है, ट्रिप्लॉइड में यूजुअली जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? मसला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होनी चाहिए थी। और क्रोमोसोम सेट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ होने का ना होने का क्या ताल्लुक है, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे क्लियर हो जाएगा बेटा, अगर इसको गैमीट्स बनाने हैं, अगर ट्रिप्लॉइड को गैमीट्स बनाने हैं, तो गैमीट बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इसको करना पड़ेगा ना मियोसिस। मियोसिस में आप लोग जानते हैं प्रोफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। इसको और रिपीट करने से होगा क्या? 11 का कॉन्सेप्ट था, तब हमने ध्यान रखा था, समझ में आ गया था, नहीं रखा था, नहीं आया था। सो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। उसके बाद क्या होगा बेटा? उसके बाद यही सारी चीजें होंगी कि साइटोकाइनेस पहले होगा, उसके बाद होगा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। पर उसमें हमने प्रोफेज का पढ़ा था डिटेल में, हमने देखा था किस तरह से क्रोमोसोम साइनैप्स करते हैं, फिर आपने लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर भी कॉन्सेप्ट लिया होगा। खैर गोली बारूद उसका हमें कुछ करना ही नहीं है। तो प्रोफेज 1 जो है, प्रोफेज 1 इज वेरी मच डिटेल्ड, एनाफेज, मेटाफेज वगैरह इसको डिटेल में पढ़ने के बाद हमें पता है बेटा एक टाइम ऐसा जरूर आता है, अगर इतना सब कुछ याद नहीं है ना
छोटी सी बात याद रखो कि हर एक जो सेल डिवीजन है उसमें एक टाइम तो ऐसा जरूर आता है, पर्टिकुलरली मियोसिस में, जब क्रोमोसोम्स को क्या करना पड़ेगा, साइनैप्स करना पड़ेगा। पर साइनैप्स कौन करेंगे? a pair of homologous chromosomes or a homologous pair of chromosomes। साइनैप्स कौन करेगा? a pair of homologous chromosomes। पर पेयर बोला मैंने ट्रिपलेट बोला ही नहीं। इसका मतलब अगर दो ने आपस में होमोलॉगस पेयर बनाया, तीसरा किधर जाएगा? बेचारा बहुत सैड है, ये खुश है, बहुत सैड है, क्योंकि इसको तो कोई अपने साथ ले नहीं रहा, इसको तो कोई अपना पार्टनर बना नहीं रहा। होमोलॉगस पेयर होना चाहिए, ट्रिपलेट तो आएगा नहीं। तो जब ट्रिपलेट्स बन गए, यहां पर होमोलॉगस पेयरिंग में गड़बड़ हो जाती है। सो होमोलॉगस पेयरिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बेटा मियोसिस नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, और इसकी वजह से रिप्रोडक्शन भी प्रॉपरली नहीं होगी। सो जनरली देखा गया है जिनमें ऑड नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 3n है, 5n है, उनमें यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। आई एम डेड श्योर कि आपको जीनोमिक म्यूटेशन, पर्टिकुलरली पॉलीप्लॉइडी समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक और केस है जिसमें जीनोमिक म्यूटेशन ही होती है, लेकिन इसमें कंप्लीट एक सेट इंक्रीज नहीं हो रहा। पहले क्या हुआ था? पिछले केस में देयर वाज 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्लस 1n, बन गया ट्रिप्लॉइड। और उसके बाद फॉर एग्जांपल हियर वाज 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एक और 2n इंक्रीज हो गया, तो बेटा क्या बन गया? टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, हेप्टाप्लॉइड, व्हाटएवर। सो सेट्स आर इंक्रीजिंग, राइट। पर यहां पर क्या होता है? एन्यूप्लॉइडी में इट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नॉट सेट्स, ओनली क्रोमोसोम्स, नॉट सेट्स। ध्यान से सुनो मेरी बात, नॉट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, ओनली अ क्रोमोसोम or 1 chromosome, 2 chromosomes, 3 chromosomes, individual chromosomes, they are increased or decreased। यानी एक इंक्रीज हो गया है, दो इंक्रीज हो गए, मगर इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स, न कि सेट्स। अब ये एन्यूप्लॉइडी जो है, इसे एन्यूप्लॉइडी कहते हैं ऑब्वियसली। इस एन्यूप्लॉइडी के दो पर्टिकुलर टाइप्स है। एक है माइनस, जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? माइनस होगा, कम होगा, या अगर क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो गया तो दैट इज बेटा हाइपरप्लॉइडी। यानी कहने का मतलब है एन्यूप्लॉइडी फर्दर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन इज हाइपोप्लॉइडी, another is hyperploidy। If we talk about the hypoploidy, then a chromosome is decreased, number of chromosomes is decreased by 1, by 2, by 3, by 4। and hyperpolyploidy hyperploidy क्या होता है? हाइपरप्लॉइडी में क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है क्रोमोसोम 1, 2, 4 जितने भी, मगर इंडिविजुअल। पहले मैंने कहा सेट्स नहीं, याद रखो, सेट्स इंक्रीज हो गया तो ये एन्यूप्लॉइडी नहीं है, यूप्लॉइडी है। क्लियर है? रुक रुक के बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आगे बढ़ो। हाइपरप्लॉइडी फर्दर दो तरह की होती है। कितने क्रोमोसोम डिक्रीज हो गए, ये तो पता चल गया। हाइपोप्लॉइडी का मतलब है डिक्रीज हो गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कम हो गए क्रोमोसोम, कितने, वो केस हमें देखना है। अगर बेटा एक क्रोमोसोम माइनस हो गया, यानी इसके पास था 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में से एक डिलीट हो गया, इट इज मोनोसोमी। मोनो क्यों, आगे देखेंगे। ओके, अगर फॉर एग्जांपल इसमें 2 क्रोमोसोम्स माइनस हो गए, यानी इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स था, 2 क्रोमोसोम निकल गए, नलिसोमी। नल क्यों, आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर हाइपरप्लॉइडी की जब बात करेंगे तो हाइपो था, माइनस हो गया, एक घट गया तो 2n-1 दैट इज मोनोसोमी, 2 घट गए 2n-2 नलिसोमी। और उसके बाद हाइपरप्लॉइडी में इंक्रीज हो रहा है बाय 1, बाय 2, बाय 3, व्हाटएवर। ओके, सो हाइपरप्लॉइडी में यूजुअली या तो एक क्रोमोसोम इंक्रीज होगा मतलब यानी कोई ऐसा क्रोमोसोम है अपना ही जिसकी 2 नहीं बल्कि 3 कॉपीज है, देन इट इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी। अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे। ओके, देन अगर फॉर एग्जांपल देखा जाएगा टेट्रासोमी में बेटा 2 क्रोमोसोम्स इंक्रीज हो गए, इसका मतलब इसमें जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे उसमें +1 कर लो, और इसमें अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे +2 कर लो। फिर से मैंने कहा एन्यूप्लॉइडी इज एक्चुअली एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर बाय 1, बाय 2, बाय 3, यानी इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स इंक्रीज हो रहे हैं। उसके अलावा
अगर इसको देखा जाए दो तरह का होता है, वन इज हाइपोप्लॉइडी जहां क्रोमोसोम नंबर कम हो रहा है, या हाइपरप्लॉइडी जहां क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो रहा है, राइट। हाइपोप्लॉइडी को फर्दर देखो तो देखना है कि एक क्रोमोसोम घट गया या दो घट गए। अगर एक क्रोमोसोम कम हो गया तो मोनोसोमी हो गया, अगर दो घट गए तो फिर नल्लिसोमी हो गया। और यहां पर अगर ट्राइसोमी देखा जाए, ट्राइसोमी में इंक्रीज हो रहा है ना, हाइपरप्लॉइडी है। हाइपरप्लॉइडी का मतलब है इसमें एक क्रोमोसोम ऐड हो गया तो ट्राइसोमी, दो क्रोमोसोम ऐड हो गए तो टेट्रासोमी। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसके लिए थोड़ा सा मैं मेहनत और कर लूंगा। क्या बेटा, ये कैरियोटाइप है एक ऑर्गेनिज्म का। कैरियोटाइप जानते हो? कैरियोटाइप जानते हो? क्रोमोसोम्स को देख रहे हैं, क्रोमोसोम्स की होमोलॉगस पेयर्स को ओपनली देख रहे हैं कि ये फर्स्ट पेयर है, सेकंड पेयर है, थर्ड पेयर। अब फॉर एग्जांपल कैरियोटाइपिंग जब हम करेंगे, कैरियोटाइपिंग में दिस इज फर्स्ट सेट ऑफ क्रोमो या फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 1 का पेयर, ये क्रोमोसोम नंबर 2 और इसका होमोलॉगस पेयर, क्रोमोसोम नंबर 3 और उसका होमोलॉगस पेयर, क्रोमोसोम नंबर 4 एंड उसका होमोलॉगस पेयर। होमोलॉगस का मतलब क्या होता है बेटा, आप लोगों को पता होगा। होमोलॉगस पेयर लास्ट टाइम भी मैंने शायद बताया था आपको। होमोलॉगस का मतलब होता है जिन दो क्रोमोसोम्स की लेंथ सेम है, जिन दो क्रोमोसोम्स का सेंट्रोमियर सेम पोजीशन पे है और इनमें सेम सेम जीन्स हैं। यानी क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपीज हैं, 2 की 2 कॉपीज, हर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपीज हैं। इस तरह से हम बन गए डिप्लॉयड। सो 1 2 3 एंड 4, ये 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 8 9 10 11 12 13 14। कैरियोटाइपिंग में हम इन सब को बनाएंगे 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। बेटा कितने क्रोमोसोम्स? 23 क्रोमोसोम पेयर्स। हालांकि इसमें मैंने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि कौन मेटासेंट्रिक है, कौन सब मेटासेंट्रिक है, कौन एक्रोसेंट्रिक है, कौन टेलोसेंट्रिक है, उसका मैंने बिल्कुल भी ख्याल ही नहीं रखा, क्योंकि इस वक्त हम किसी और कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं और टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम इस वक्त हमारा विषय नहीं है। ओके, हम बात कर रहे थे मोनोसोमी। मोनोसोमी में मैंने पहले ही आपसे कहा कि मोनोसोमी में यहां पर एक क्रोमोसोम घट गया, कम हो गया, निकल गया, डिलीट हो गया। देखो कैसे बेटा, इस पूरे कैरियोटाइप में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं। ये मैं ह्यूमन सेल का कैरियोटाइप दिखा रहा हूं। सो अगर एक क्रोमोसोम की एक कॉपी आप निकालेंगे, अगर एक क्रोमोसोम की एक कॉपी आप निकालेंगे और एक कॉपी इधर ही है, बची कितनी कॉपीज? बेटा यहां पर ऑब्वियसली एक कॉपी बच गई, ठीक है ना। ओके, इसको बराबर कर दो। इनमें से हर किसी क्रोमोसोम की डिप्लॉयड कॉपी, 2-2 कॉपीज, हर किसी क्रोमोसोम की 2-2 कॉपीज, होमोलॉगस पेयर्स। मगर इस क्रोमोसोम को देखो, बेचारा अकेला है। ये अकेला क्यों है? क्योंकि इसका एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया, तो पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या बनेगा? 2n था ना पहले, माइनस हो गया एक, सो इसका मतलब ये है बेटा मोनोसोमी। ये क्या है? मोनोसोमी। एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया, मोनोसोमी हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा कहां पर देखने को मिलता है? आपको मालूम होगा, ओके, आपको मालूम होगा, ऐसा हमने देखा था एक केस में, या आगे आप उसको डिटेल में पढ़ने वाले हो। दैट इज 44 ऑटोसोम्स प्लस एन एक्स एंड नो एक्स। इट इज द टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसमें एक सेक्स क्रोमोसोम कम है, तो डिलीट हो गया ना। अब कौन हो गया, कौन नहीं हो गया, वो हमारा चर्चा का विषय नहीं है। हमारा चर्चा का विषय है कि यहां पर एक डिलीट हो गया, ठीक है ना बेटा। ओके, इसको मैं पहले ठीक कर दूं, ठीक है। ओके, नाउ उसके बाद अगर नल्लिसोमी था, व्हाट इज नल्लिसोमी? नल्लिसोमी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। नल्लिसोमी का मतलब बेटा एक क्रोमोसोम डिलीट नहीं हुआ, बल्कि एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम डिलीट हो गया। क्या हो गया? मोनोसोमी क्या था? मोनोसोमी था 2n-1, एक गया। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, माइनस हो गया एक होमोलॉगस पेयर। जब होमोलॉगस पेयर ही चला गया तो इसको -2 कर लेंगे। ये है बेटा। अब बचा क्या? यहां पे बचा 0 मींस नल, तो इट्स नल्लिसोमी। सो कहने का मतलब है नल्लिसोमी में मींस बचा कुछ नहीं है, जो होमोलॉगस पेयर था वो पूरा का पूरा गया। अब अगर यहां की हाइपरप्लॉइडी की बात करेंगे, हाइपरप्लॉइडी में मैंने पहले ही कहा एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो सकता है या 2 क्रोमोसोम्स इंक्रीज हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब अगर एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो गया ये ट्राइसोमी है, ओके। लेकिन अगर 2 क्रोमोसोम, एक होमोलॉगस पेयर ही ऐड हो गया
2 का मतलब होमोलॉगस पेयर ऐड हो गया, तो बेटा ये टेट्रासोमी है। अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से एक्सप्लेन कर लूंगा। ओके, यहां पर हमारे पास सारे के सारे क्रोमोसोम्स बराबर बराबर है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, इसमें कोई शक ही नहीं। पर अब मसला यह हो गया कि क्रोमोसोम नंबर 21, यह है 21 लगभग, ओके, 21 की एक तीसरी कॉपी आ गई। सो यहां पर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, +1 हो गया, ये क्या बन गया? ट्राइसोमी बन गया। सो इट इज ट्राइसोमी। इसमें एक तो इंक्रीज हो गया, एक इंक्रीज हो गया, एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो गया। और अगर एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो गया, फॉर एग्जांपल हमने डाउन सिंड्रोम में आगे देखना है, डाउन सिंड्रोम कैसे होता है, क्रोमोसोम 21 की ट्राइसोमी, पटाफ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, बहुत सारे सिंड्रोम्स है जो ट्राइसोमी की वजह से हो रहे हैं, आगे हम वो डिस्कस करने वाले। तो कहने का मतलब यहां पर ट्राइसोमी तो हमारी अच्छे से समझ में आ गया। टेट्रासोमी का मतलब क्या है? टेट्रासोमी का मतलब कुछ भी नहीं है। टेट्रासोमी का मतलब सिर्फ इतना है कि यहां पर 2 क्रोमोसोम्स यानी होमोलॉगस पेयर ऐड हो गया है। पहले क्या हुआ था? एक ऐड हुआ था तो ट्रिप्लॉइड बन गया था, ट्रिप्लॉइड कंडीशन बन गया था, यहां से ट्रिपल कॉपीज थी, 3 कॉपीज थी क्रोमोसोम 21 की, तो ये हो गया बेटा ट्राइसोमी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल होमोलॉगस पेयर ही ऐड हो गया, ये एक होमोलॉगस पेयर था, एक कंप्लीट होमोलॉगस पेयर और ऐड हो गया, तो क्रोमोसोम 21 की 2 कॉपीज नॉर्मल थी, 4 हो गई, तो इसका मतलब बेटा ये क्या हो गया? टेट्रासोमी 2n+2। गेटिंग माई पॉइंट? सो इसका मतलब ये हो गया एन्यूप्लॉइडी। सो कुल मिलाकर बात ये है कि अभी हमने देखा ये जो म्यूटेशन था, ये म्यूटेशन जीनोमिक म्यूटेशन था। नेक्स्ट म्यूटेशन इज क्रोमोसोमल एबेरेशन। व्हाट इज क्रोमोसोमल एबेरेशन? इसका मतलब द चेंज इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी में चेंज। क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी क्या है? इसका फॉर एग्जांपल लेंथ, इसका फॉर एग्जांपल सेंट्रोमियर का पोजीशन, और पी आर्म का लेंथ, क्यू आर्म का लेंथ, आपको ये पूरा 11th में पढ़ाया जा चुका होगा। तो हो क्या सकता है इसमें बेटा? क्रोमोसोम का एक सेगमेंट डिलीट हो सकता है। सो क्रोमोसोम का एक रीजन जो है इन्वर्स हो सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक क्रोमोसोम बनाऊंगा, यहां पर जीन्स हैं A, B, C, D, E, F, G, H एंड I। डिलीशन का मतलब है एक रीजन डिलीट हो गया, चलो ये वाला साइड डिलीट हो गया, ये डिलीशन हो गया। दूसरा हो गया इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब एक सेगमेंट ऐसा है जो इन्वर्स हो गया, रिवर्स हो गया। कैसे बेटा? यहां पर फॉर एग्जांपल ये वाला सेगमेंट हो गया रिवर्स। अगर ये रिवर्स हो गया तो यहां पर जीन्स का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? यहां पर जीन्स का कॉम्बिनेशन बनेगा इस तरह से, D इस साइड में आएगा, E इस साइड में आएगा, F इस साइड में आएगा। सो ये था ABCDEFGHI। मगर ये जब ये वाला सेगमेंट रिवर्स हो गया, इन्वर्स हो गया, सो बेटा यहां पे हो गया DEF उल्टा। सो जब ये वाला सेगमेंट उल्टा हो गया, इट्स इन्वर्जन। डुप्लीकेशन एंड ट्रांसलोकेशन। सो डुप्लीकेशन जो है, फॉर एग्जांपल यहां पर हमारा जो क्रोमोसोम है, ये है फॉर एग्जांपल होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इसका सेगमेंट कट गया और ये सेगमेंट उठ के इस पे ट्रांसमिट हो गया। यानी ये क्रोमोसोम है, इसका एक सेगमेंट कट गया और ये कट सेगमेंट उठ के इसके ऊपर आ गया, राइट। अब इसको ट्रांसलोकेशन बोलेंगे, डुप्लीकेशन। बेटा अगर ये होमोलॉगस पेयर है, इसको डुप्लीकेशन बोलेंगे। अगर अपने ही होमोलॉगस पेयर के साथ डुप्लीकेशन, यानी ये कट के अलग हो गया और दूसरे पे अटैच हो गया, कहने का मतलब है इस क्रोमोसोम का एक सेगमेंट उठ गया और इस क्रोमोसोम पे अटैच हो गया, इसको जनरली बोलेंगे डुप्लीकेशन, जनरली इसको डुप्लीकेशन ही बोलेंगे। लेकिन अगर ये नॉन होमोलॉगस है, स्ट्रिक्टली नॉन होमोलॉगस, फिर ये ट्रांसलोकेशन है। जैसे एक केस आपको समझाऊंगा, एक केस है, ये क्रोमोसोम नंबर 14 है। क्या है? क्रोमोसोम नंबर 14। और यह है बेटा क्रोमोसोम नंबर 21। क्या है? क्रोमोसोम नंबर 21। अब यहां पे हुआ क्या? क्रोमोसोम नंबर 21 का ये सेगमेंट उठ गया और उठ के किस पे अटैच हो गया? क्रोमोसोम 14 पे। मुझे बताइए, क्रोमोसोम 21 का सेगमेंट क्रोमोसोम 14 पे अटैच हो गया, क्या क्रोमोसोम 21 एंड ये 14 आपस में होमोलॉगस हैं? बिल्कुल नहीं है। ये आपस में होमोलॉगस नहीं है, तो ये केस ट्रांसलोकेशन का हो गया। किसका हो गया? ट्रांसलोकेशन। मैं बेटा रिवीजन करा रहा हूं,
रिवाइज करा रहा हूं। रिवीजन में मैं मोटी मोटी चीजें, जो कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहा हूं, जो उसके बाद आपने डीप पढ़ा होगा ऑब्वियसली, ओके। मैं बहुत सारे बारीक चीजों को यहां पे नहीं ला रहा हूं, लेकिन अगर आपको चाहिए वो सब तो कमेंट्स में लिखिए कहां पे आपको कंफ्यूजन है, मैं वो भी आपको बता दूंगा, वो भी आपको रिवाइज करा लूंगा और उसके बारे में भी पूरा आपको डिटेल बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे आप बहुत कम काम करते हो, ट्रिक्स पे काम कर रहे हो। आपने अभी तक सिर्फ ट्रिक्स पे काम किया है, कॉन्सेप्ट पे आपने कोई काम नहीं किया। खैर, सो कहने का मतलब डिलीशन है, इन्वर्जन है, दोनों केस मैंने समझा लिए। डुप्लीकेशन एंड ट्रांसलोकेशन एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, लेकिन ये चीज हो सकती है कि देखो, अगर फॉर एग्जांपल डुप्लीकेशन देखेंगे तो डुप्लीकेशन में होमोलॉगस पेयर भी हो सकता है, ओके। और ये फॉर एग्जांपल ये ट्रांसलोकेशन अगर देखा जाए, होमोलॉगस पेयर भी हो सकता है, लेकिन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम भी होगा। लेकिन डुप्लीकेशन तभी बोलेंगे जब क्या होगा, जब होमोलॉगस पेयर होगा। होमोलॉगस पेयर के बीच में एक्सचेंज हो रहा है तो क्या है, ये बेटा है डुप्लीकेशन। लेकिन अगर ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में हो रहा है तो क्या है, ये ट्रांसलोकेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ अब आ गए हम ऐसे कॉन्सेप्ट पे जो कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि म्यूटेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें ये वास्ट है बहुत ज्यादा। म्यूटेशन एक टॉपिक था, लेकिन ये बहुत वास्ट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बाय नेम आते हैं। देखो क्या, ये है ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ह्यूमंस में कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो जेनेटिक से रिलेटेड हैं या जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से हो रही है। सबसे पहले, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू these मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जिनका मेंडल के साथ, बेचारे के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब उसका नाम क्यों जुड़ गया वो भी थोड़ी देर में समझाऊंगा। एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो हैं ये फर्दर दो तरह की होती है, लेकिन पहले मेंडेलियन क्यों बोलेंगे, मेंडल का इसके साथ क्या लेना देना। मेंडल का कोई लेना देना इन बीमारियों के साथ नहीं है, उसने कोई भी डिजीज इनमें से डिस्कवर नहीं की थी। कुछ लोग लिखते हैं जब वो प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं ना एग्जाम में आपकी तरह, तो वो क्या लिखते हैं एग्जाम में, मेंडल्स डिसऑर्डर्स आ गया क्वेश्चन, आप पढ़ के नहीं गए तो मेंडल्स डिसऑर्डर्स क्या है, दीस आर द डिसऑर्डर्स विच वर डिस्कवर्ड बाय मेंडल। इनका मेंडल के साथ कोई लेना देना नहीं है। मगर आपको मालूम है मेंडल ने पी प्लांट पे स्टडी किया था, पी प्लांट पे जब स्टडी किया था उसने कुछ ट्रेड्स वहां पे उनका इनहेरिटेंस देखा था, उन्होंने ट्रेड्स का इनहेरिटेंस देखा था। टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट आपस में क्रॉस किया, येलो सीड, ग्रीन सीड आपस में क्रॉस किया, रिंकल्ड सीड, राउंड सीड आपस में क्रॉस किया, तो उसने एक पैटर्न बनाया था, आपको याद होगा। मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस में उसने देखा था 3:1 पैटर्न, अगर फिनोटाइप देखेंगे, जीनोटाइप में 1:1, और अगर फिर आप देखेंगे उसने जो डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस किया था उसमें 9:3:3:1 रेशो आया था। सो इसका मतलब एक प्रॉपर रेशो फॉलो हो रहा था, ओके, एक्सेप्ट दोस कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो बाद में डिस्कवर किए गए। मेंडल वाज लकी कि उसको ऐसा कुछ नहीं मिला। खैर, मेंडल ने देखा जब ट्रेड्स ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट एक पैटर्न फॉलो होता है। तो इन बीमारियों का एक प्रॉब्लम है जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, ओके। कोई भी मेंडेलियन डिसऑर्डर उठा के देख लो, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया होगा, हीमोफीलिया होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा, जो भी होगा, जो भी मेंडेलियन डिसऑर्डर होगा वो इसी तरह का एक पैटर्न फॉलो करेगा इनहेरिटेंस के दौरान, जैसा मेंडल के ये ट्रेट्स फॉलो कर रहे थे। तो कहने का मतलब जिस तरह से मेंडल के वो बताए हुए ट्रेट्स एक पूरा पैटर्न फॉलो कर रहे थे इनहेरिटेंस के लिए, वैसे ही ये बीमारियां एक पैटर्न फॉलो करेंगे इनहेरिटेंस में। इसका मतलब इनको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इनडायरेक्टली मेंडल के साथ लिंक करके बताया गया, क्योंकि मेंडल ने जो कुछ बोला था वो इन बीमारियों के लिए भी फिट आता है। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो है वो एक क्रोमोसोम में डिफेक्ट हो सकता है, जैसे अभी हमने देखा क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम है, क्रोमोसोम के नंबर में प्रॉब्लम है, पॉलीप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, ओके, और इसके अलावा बहुत सारी और चीजें। सो जो भी क्रोमोसोम के डिफेक्ट की वजह से बीमारी होगी वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो एक बात पता चली जो मैंने बोली भी नहीं, आपको पता भी चल गई, क्या वो पता ये चल गई, मेंडेलियन डिसऑर्डर जनरली होती है जीन म्यूटेशन से। एक जीन में म्यूटेशन हो गया तो मेंडेलियन डिसऑर्डर हो गया। नाउ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स यानी सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स एंड ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। यहां मैं रुकना चाहूंगा कि यहां मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है। ओके, लेट मी सी। ओके, यहां मुझे आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना है। वो पॉइंट क्या है मैं आपको ये बताऊंगा। बेटा, ह्यूमन के पास सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन था, या तो एक्स एंड एक्स था
देन इट वाज फीमेल, या फिर एक्स एंड वाई था देन इट वाज मेल। ध्यान मेरी तरफ है, ध्यान मेरी तरफ है, ध्यान भटक गया, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, वापस आइए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर देखिए। राइट, ओके। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर अगर एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम है इन केस ऑफ फीमेल एंड एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है इन केस ऑफ मेल। अब गड़बड़ ये है, एक्स एंड एक्स तो आपस में होमोलॉगस है, पर एक्स एंड वाई क्या आपस में होमोलॉगस है? क्योंकि आपने देखा होमोलॉगस का अभी मैंने डेफिनेशन लिखाया था, वो जानबूझ के लिखाया था क्योंकि 2 मिनट बाद मुझे पता था अगले स्लाइड में ये बात छिड़ेगी। देखो मैंने कहा एक्स एंड एक्स लेंथ सेम है, बिल्कुल है, सेंट्रोमियर की पोजीशन सेम है, बिल्कुल है, ओके। क्या इनके पास जीन्स भी सेम है? मैं कसम खा के बताता हूं सेम है, बिलीव मी, ओके सेम है। तो इसका मतलब क्या ये होमोलॉगस है? बिल्कुल है। मगर इस केस में गड़बड़ है। चलो क्रोमोसोम, ये जीन्स का मैं आपको घोटाला करके बता सकता हूं कि दोनों में सेम सेम जीन्स हैं, मगर आप बताएंगे सर कंडीशन नंबर 1 तो ये था कि लेंथ सेम होनी चाहिए, वो है ही नहीं, एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर सेम होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो ये होमोलॉगस कैसे हो गया? देखो एक्स क्रोमोसोम पे कितने जीन्स हैं, पहले ये बात कर लेते हैं। एक्स क्रोमोसोम पे जीन्स का नंबर वेरी होता है फ्रॉम बुक टू बुक। कुछ लिखते हैं 800 to 1100 जीन्स होते, कुछ कहते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं 1600 जीन्स है। अब जो 800 to 1100 कह रहे हैं वो 1600 वालों पे फुतवा नहीं लगा सकते, और 1600 वाले 800 to 1100 वालों को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि इनको पता है कि हम कौन से सेगमेंट ऑफ डीएनए को यहां पे जीन कंसीडर करेंगे, कौन से को नहीं, वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ये लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 800 to 1100 जीन्स ही ऐसे हैं जो प्रोटीन्स के लिए कोड कर रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं को काउंट करेंगे। ये कह रहे हैं नहीं, जीन तो जीन है, चाहे वो प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है या किसी और चीज को रेगुलेट कर रहा है, वो जीन है, तो ये बराबर 1600 बोल रहे हैं। खैर हम इस पंगे में नहीं पड़ेंगे, हम 1600 ही लिखेंगे। राइट, और इसमें भी हम क्या लिखेंगे बेटा, ये भी एक्स है ना, 1600 होगा, और ये भी एक्स है तो 1600 होगा। मगर यहां पे वाई क्रोमोसोम पे कोई भी मसला नहीं है, सब कह रहे हैं 231। ओके, सब कह रहे हैं 231 जीन्स आर देयर ऑन द वाई क्रोमोसोम। दोबारा लिखूंगा 231 जीन्स। राइट, तो एक्स पे कितने जीन्स है? 1600। मैंने कहा डिबेटेबल है, 800 मानो, 1100 मानो या 1600 मानो, लेकिन चलो 1600 मानने में हमें कोई हर्ज नहीं है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। एंड वाई पे 231 जीन्स हैं और इस पे भी कोई डिबेट है ही नहीं। अब देखो कुछ ऐसे जीन्स हैं इन 1600 में से, यानी एक्स क्रोमोसोम पे जो 1600 जीन्स हैं, इनमें से कुछ मोस्ट ऑफ द जीन्स ऐसे हैं जिनकी वाई पे कोई कॉपी है ही नहीं। यानी मोस्ट ऑफ द जीन्स 1600 में से वो हैं जिनकी कॉपी इन 230 जीन्स में नहीं है। इसका मतलब अगर हम मेल की बात करेंगे, मेल की बात गौर से सुनो, मैंने कहा ना पानी पियो, गौर से सुनो, पॉज करो, थोड़ा घूम के आ जाओ, दोबारा देखो, शांत मन से देखो, वरना अगर आपने सिर्फ वीडियो को कंप्लीट करने के लिए देखा तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैंने कहा यहां पर अगर हम मेल को लेंगे, कोई मेल है उसमें एक एक्स है और एक वाई है, एक्स में उसके पास 1600 जीन्स हैं, वाई में उसके पास 231 जीन्स हैं। तो अब मैंने कहा इन 1600 में से बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं जिनकी कॉपी वाई पे नहीं है। सो अगर कोई जीन है जिसकी कॉपी सिर्फ एक्स पे है, वाई पे उसकी कॉपी नहीं है, तो मेल के पास कितने जीन्स होंगे? एक ही कॉपी होगी, दूसरी कॉपी है नहीं। तो इसका मतलब ऐसे जीन्स को हम बोलेंगे एक्स लिंक्ड जीन्स। तो एक्स लिंक्ड जीन्स क्या है? कुछ नहीं है, एक्स लिंक्ड जीन वो जीन्स हैं जो एक्स क्रोमोसोम पे है मगर इनकी कॉपी वाई पे नहीं है। तो अभी तक तो मुझे लग रहा है वाई एक्स का होमोलॉगस पेयर है ही नहीं। आगे देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अब कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे जीन्स हैं, ये 231 जीन्स है ना, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी कॉपी एक्स पे नहीं है। बहुत सारे, मैंने सब नहीं कहा, 231 जीन्स ऑफ वाई जिनकी कॉपी एक्स पे हो सकती है या नहीं हो सकती। मोस्ट ऑफ द 231 जीन्स उनकी कॉपी एक्स पे नहीं है, उनको आप क्या बोलोगे? शाबाश, एक्स लिंक्ड जीन्स। नहीं, समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। दोबारा ये हो गया, एक्स लिंक्ड जीन वो होते हैं जो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे होगा, वाई क्रोमोसोम पे उसकी कॉपी नहीं है। देन वाई लिंक्ड जीन्स वो जीन्स हो गए जो सिर्फ वाई पे हैं, वाई क्रोमोसोम ऑफ द मेल पे है, इनकी कॉपी एक्स पे नहीं होगी। देन
मैंने कहा इसमें से भी मैंने कहा 100% जीन्स का मैंने गारंटी नहीं दी। मैंने नहीं कहा 1600 जीन्स की कॉपी जो एक्स पे है वाई पे नहीं है। मैंने ये भी नहीं कहा कि 231 जीन्स जो वाई के हैं उनकी कॉपी एक्स पे नहीं होगी, ऐसा तो मैंने दावा ही नहीं किया। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा सम ऑफ द जीन्स ऑफ एक्स, सम ऑफ द जीन्स ऑफ वाई डू नॉट हैव द कॉपी ऑन इट्स होमोलॉगस पेयर। अब देखो क्या प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जो ऊपर वाला एज है ना, ऊपर वाला एंड ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, गौर से सुनना मेरी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये जो एक्स है ना, एक्स का जो ऊपर वाला टिप है एंड वाई का जो ऊपर वाला टिप है, जो आप मान लीजिए कैप, ओके, सो इसको मैं बोलूंगा PAR1। शाबाश। देयर इज अ रीजन ऑन एक्स, शॉर्ट में याद रखो, देयर इज अ रीजन ऑन एक्स, अपर पोर्शन ऑफ एक्स which is called as PAR1, और इस PAR1 को बोलते हैं असल में इट इज स्यूडो ऑटोसोमल रीजन, इट इज स्यूडो ऑटोसोमल रीजन। इसके पास या इस स्यूडो ऑटोसोमल रीजन के पास होते हैं कितने जीन्स, 24 जीन्स। कितने होते हैं, 24 जीन्स। थोड़ा सा ध्यान। अब फॉर एग्जाम्पल वाई के पास भी कैप है ना, इसको मैं बोलूंगा PAR1, तो वाई के पास भी PAR1 है और इसमें भी होते हैं एग्जैक्टली 24 जीन्स। PAR1 ऑफ एक्स एंड PAR1 ऑफ वाई, इनके जो 24 जीन्स हैं ये आपस में होमोलॉगस हैं। इसका मतलब मैं कहूंगा PAR1 ऑफ एक्स एंड वाई, ऑफ एक्स एंड वाई और होमोलॉगस, और होमोलॉगस। पहली बात। दूसरी बात, बेटा यहां पर एक और रीजन भी है, एक और रीजन है जिसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ये वाला रीजन, दिस इज ऑन एक्स एंड ऑन वाई देयर इज ऑल्सो दिस, ओके। सो अगर यहां की बात करेंगे तो यहां की बात में मैं आपको समझाऊंगा, इसे कहेंगे हम PAR2। बेटा फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया, सूडो ऑटोसोमल रीजन, उसका नाम 1 था, इसका नाम 2 है, और इसमें होते हैं 5 जीन्स। क्या होते हैं, 5 जीन्स। These 5 genes of Y and 5 genes of X, they are homologous to one another. They are homologous to one another. अब देखो गौर से मेरी बात सुनो। अगर मैं आपसे कहूंगा कौन से या कितने ऐसे जीन्स हैं, कौन से छोड़ो, कितने ऐसे जीन्स हैं जिनकी कॉपी आपने X एंड Y पे दोनों पे देखी, PAR1 के 24, PAR2 के 5, तो टोटल हो गए 24 प्लस 5 कितने हो गए, 29। तो टोटल आपने देखे 29 ऐसे जीन्स जिनकी कॉपी दोनों पे मौजूद है। ऐसे जीन्स को हम बोलेंगे XY लिंक्ड जीन्स। और XY लिंक्ड जीन्स कितने बेटा, 29। कितने हैं, 29। सो इसका मतलब PAR1, अच्छा सेम PAR1 ऑफ एक्स एंड वाई आर होमोलॉगस। बेटा PAR2 जो है ये भी इसके पास, इसके लिए भी ये वाला केस जो है ना फिट आता है। यानी मैं लिख सकता हूं X and Y generally are not homologous in most of the region of X and Y, they are not homologous to one another. But PAR1 pseudo-autosomal region 1 of X and Y and pseudo-autosomal region 2 of X and Y, they are homologous to one another. In total, there are 29 genes of X which have their homologous copy on Y. यानी टोटल X पे ऐसे 29 जीन्स हैं जिनकी homologous कॉपी होती है Y पे। ऐसे जीन्स को हम XY लिंक्ड जीन्स बोलेंगे। देखो इसका मतलब हमारे पास सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक्ड का मतलब एक्स एंड वाई लिंक्ड, 3 तरह के जीन्स होते हैं जो सेक्स लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं। दैट इज एक्स लिंक्ड जीन्स जिनकी कॉपी सिर्फ एक्स पे है। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कितने हैं सिर्फ एक्स लिंक्ड, आप ऑब्वियसली निकालोगे 1600 में से ये 29 बाहर, 1600 माइनस 29, इतना मैथ तो आपको आता होगा। 1600 में से 29 घटाओ तो क्या बनेगा, इतने जीन्स क्या हैं, एक्स लिंक्ड। वाई लिंक्ड कितने जीन्स हैं बेटा, वाई पे टोटल थे 231 जीन्स, इनमें से 29 घटाओ कितने बनेंगे, 202। इसका मतलब ये इतना मैथ तो आपको आता होगा, आप निकालेंगे एक्स लिंक्ड जीन्स कितने हैं एंड वाई लिंक्ड जीन्स कितने हैं, क्योंकि एक्स वाई लिंक्ड जीन्स मैंने आपको बता दिया एंड नंबर ऑफ जीन्स ऑन एक्स भी बता दिया, नंबर ऑफ जीन्स ऑन वाई भी बता दिया। तो ये है क्रक्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। यहां पर जो चीजें है ना सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। अब सुनो गौर से, मैं कहना क्या चाहता था, इस एक लाइन के लिए मैंने इतना सारा बोर्ड यूज किया,
देखो, कहने का मतलब है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स कैन बी कॉज्ड बाय एनी म्यूटेशन इन एक्स लिंक्ड जीन, वाई लिंक्ड जीन्स और एक्स वाई लिंक्ड जीन्स। अगर एक्स लिंक्ड जीन में कोई डिफेक्ट आ गया तो एक डिफेक्ट आ जाएगा ओवरऑल फिनोटाइप में, जो डिजीज होगी उस डिजीज को ही हम बोलेंगे एक्स लिंक्ड डिजीज। अगर वाई लिंक्ड जीन में कोई डिफेक्ट आ गया, किसी भी वाई लिंक्ड जीन में कोई डिफेक्ट आ गया और उसकी वजह से फिनोटाइप डिफेक्ट आ गया, यानी एक ऑर्गेनिज्म में एक डिजीज दिखना शुरू हो गई, एक सिंड्रोम दिखना शुरू हो गया, बेटा इस डिजीज को ही हम बोलेंगे वाई लिंक्ड डिजीज। अगर एक ऐसे जीन में डिफेक्ट आ गया जो एक्स वाई लिंक्ड था, यानी या तो वो PAR1 पे था या PAR2 पे था, उस पे अगर कोई डिफेक्ट आ गया, पूरी डिजीज को ही आप क्या नाम दोगे? इट इज एक्स वाई लिंक्ड डिजीज, इट्स एक्स वाई लिंक्ड डिजीज। ओके, सो कोशिश करेंगे कि एक डिजीज ऐसी हो जाए एक्स लिंक्ड जो हम पढ़ेंगे, उसके बाद आगे एक और वीडियो में बाकी डिजीजेस एंड पेडिग्री एनालिसिस उसको डिस्कस किया जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द आई कैन से यूनिट उसके बाद हमारा क्लियर हो जाएगा और फिर जो छोटा सा पार्ट रह जाएगा उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। देखो, सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मैंने कहा सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स, सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स तीन तरह के थे। एक था एक्स लिंक्ड, दूसरा था वाई लिंक्ड एंड तीसरा था एक्स वाई लिंक्ड। ठीक है ना बेटा? अच्छा, एक और बात, आपको एक खुशखबरी सुनाता हूं। खुशखबरी यह है कि आपको ज्यादातर एक्स लिंक्ड डिजीज पढ़ने हैं, वाई लिंक्ड का ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा, इन्हें डायरेक्टली कोई डिजीज नहीं पूछी जाएगी इसमें से। एक्स वाई लिंक्ड डिजीज भी आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आपको एक्स लिंक्ड डिजीज पूछे जाएंगे जो डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। One is hemophilia and another is red green color blindness। अब ये हीमोफीलिया क्या है, आएंगे पहली डिजीज पे जो सेक्स लिंक्ड डिजीज है, दैट इज हीमोफीलिया। चलो इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लेते हैं इसका। ठीक है, आप पानी पी लीजिए, थोड़ा सा घूम के आइए, मैंने पहले ही कहा वीडियो को पॉज कीजिए, तब तक फिर देखिए, आराम से देखिए और शांति से देखिए, और अगर नींद आ रही है फिर कॉफी पी के देखिए। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अब एक और मसला, ये रिसेसिव क्या है, डोमिनेंट क्या है, वो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आप इस स्लाइड को ही पढ़ लें। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉन ऑटो। इसमें होता क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लीडर सिंड्रोम। नाम से ही जाहिर है, ब्लीडर सिंड्रोम का मतलब है एक्सपोज्ड ब्लड ऑफ द पेशेंट फेल्स टू कोगुलेट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 9 और इवन क्लॉटिंग फैक्टर 11 जो इसमें लिखा नहीं है। क्लॉटिंग फैक्टर 11 भी है, मगर वो हम क्यों यहां पे डिस्कस नहीं कर रहे, उसका भी मैं आपकी थोड़ी देर में आपको रीजन बताऊंगा। यहां मेंशन क्यों नहीं है उसका रीजन मैं बताऊंगा। Now two types of hemophilia are called hemophilia A, यानी अगर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 नहीं बना, नहीं आ रहा है समझ, मुझे पता है, तो वेट करो, थोड़ी देर में समझाऊंगा। ओके, हीमोफीलिया ए वो है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 नहीं बना है, या क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 अगर नहीं बना है तो ये हीमोफीलिया बी हो गया, राइट? ओके, नाउ हीमोफीलिया बी, इसको क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। Now this disease has been inherited by many royal families, यानी जो हीमोफीलिया है ये रॉयल फैमिलीज में रन करती थी ये बीमारी, क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया उसके लिए एक साइलेंट कैरियर थी क्वीन विक्टोरिया, जिसकी वजह से रॉयल फैमिलीज में ये फैली। इसका मतलब इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं, कुछ बुक्स ऐसा भी लिखते हैं। फीमेल्स कैन बी कैरियर्स टू द डिजीज। नहीं आया समझ, वेट करो, मेरा मकसद आपको अब समझाना है, अभी तक मैं आपको समझा नहीं रहा था। देखो यहां पर मैं आई थिंक आई विल एड ए स्लाइड। ओके, नाउ हीमोफीलिया किस चीज के रिलेटेड डिजीज है? गड़बड़ कहां है? पहली बीमारी ऐसी पढ़ रहे हो जो जेनेटिक्स से रिलेटेड है। इससे पहले आपने बहुत सारी डिजीज पढ़ी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मलेरिया पढ़ा, कॉलरा पढ़ा, वगैरह पढ़ा। आपको पता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया या एक वर्म आ गया, हेलमेंथ आ गया, कुछ भी आ गया बॉडी में, उससे ये चीज कर दी, ये हो गया, वो चीज कर दी, वो हो गया। लेकिन एक बीमारी का सीधा ताल्लुक जीन से है, तो ये तो नाइंसाफी होगी अगर आपको ये नहीं पता होगा कि जीन और ब्लड इसके बीच में, या हीमोफीलिया इसके बीच में क्या ताल्लुक है। वेट करो, यहां पर हीमोफीलिया जो डिजीज है इट इज रिलेटेड टू, इस स्लाइड में नहीं लिखा था इसलिए लिखना पड़ रहा है, इट इज रिलेटेड टू ब्लड कोएगुलेशन।
ये ब्लड कोगुलेशन के रिलेटेड है मतलब, क्योंकि हीमोफीलिया में एक ही चीज हो रही है, कुछ नहीं, सब ठीक ठाक है। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है, ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम भी काम ठीक ठाक से कर रहा है, बट एक ही प्रॉब्लम है कि ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा। छोटी सी बात है। ओके, इस छोटी सी बात की वजह से बीमार जो है वो ब्लीड करेगा अनटिल डेथ, राइट। इसका मतलब ये कोआगुलेशन में गड़बड़ है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब चंगा सी। ओके, सो कहने का मतलब है ब्लड क्लॉट क्यों नहीं हो रहा, ये भी तो गड़बड़ है ना। तो ब्लड क्लॉट क्यों नहीं हो रहा, उसका रीजन मैं यहां पे समझाऊंगा। थोड़ी देर के लिए आप सब्र रखें, थोड़ी देर के लिए आप मेरी बात सुने। ये बेटा है ब्लड वेसल, ये है ब्लड वेसल, ठीक है। इस ब्लड वेसल से क्या पास हो रहा है, ऑरेंज जूस नहीं, ब्लड है ना बेटा, ब्लड। इस ब्लड के अंदर क्या है, इसके अंदर आरबीसीज हैं बेटा, इसके अंदर डब्ल्यूबीसीज है ना, इसके अंदर प्लेटलेट्स है। ओके, प्लेटलेट्स है। ओके, प्लेटलेट्स को देखेंगे। अब 11th में आपने डिटेल में पढ़ा होगा, अब ये मत बताना हमने नहीं पढ़ा था। 11th में आपने डिटेल में पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में आपने पढ़ा था कॉर्पसल्स में आपने प्लेटलेट्स पढ़ा था, डब्ल्यूबीसी पढ़ा था, आरबीसी पढ़ा था, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी पढ़ा था। तो आपको मालूम है ये आरबीसी को, इसका नाम देखते ही आपको आइडिया आ गया होगा ये क्या है। डब्ल्यूबीसी भी आपको पता है, प्लेटलेट भी आपको पता है, ठीक। ओके, जब ब्लीडिंग होने का चांस ना हो, कब नहीं होगा, जब कट नहीं लगा, ऑब्वियसली जब इंजरी नहीं हुई। अगर इंजरी नहीं लगी, अगर फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल्स नॉर्मली रन कर रहे हैं, ब्लड इन ब्लड वेसल्स में से नॉर्मली रन कर रहा है, ब्लड को क्लॉट होने की जरूरत है क्या, किस लिए करेंगे, अगर ये करेंगे तो गड़बड़ है, ठीक है ना। यानी इसका मतलब ब्लड क्लॉट होना जरूरी है, नहीं हुआ तो हीमोफीलिया होगा, लेकिन अगर ब्लड वेसल के अंदर हो गया तो गड़बड़ है। इसका मतलब ब्लड वेसल, इनका जो वॉल होता है एंडोथीलियम, ब्लड वेसल्स के वॉल को क्या बोलते हैं बेटा, एंडोथीलियम। 12 में तो हमें पता होना चाहिए, ये एंडोथीलियम है। इस एंडोथीलियम में आपको ये डिटेल में बताया गया होगा कि एंडोथीलियम जो है वो कौन सा टिश्यू है, एपिथीलियम का कौन सा टाइप है। खैर मैं उतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर एंडोथीलियम जो है ना, एंडोथीलियम का प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इस एंडोथीलियम का है कि ये क्लॉट नहीं होने देगा। कैसे क्लॉट नहीं होने देगा, क्लॉट होता कब है, यूजुअली क्लॉट होगा जब प्लेटलेट स्टिक हो जाएंगे टू एन एरिया ऑफ एंडोथीलियम। अगर एंडोथीलियम के साथ स्टिक हो गए, अटैच हो गए कौन, प्लेटलेट्स, तो क्लॉटिंग होगी। बेटा एंडोथीलियम ये नौबत ही नहीं आने देता, एंडोथीलियम इन प्लेटलेट्स को यहां आने नहीं दे, खदेड़ रहा है, कुछ ऐसी चीजें बना रहा है। एंडोथीलियम क्या कर रहा है, एंडोथीलियम सिक्रीट कर रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। ये सिक्रीट कर रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ओके, और ये सिक्रीट कर रहा है कुछ और चीजें भी। ओके, फॉर एग्जांपल ये सिक्रीट कर रहा है एटीपी डीफॉस्फेटेस। इनका मैकेनिज्म नहीं समझाऊंगा क्योंकि इनका मैकेनिज्म हमें 11th में पढ़ना था, होप आपने पढ़ा होगा। ओके, मगर ये इतना तो बताऊंगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, प्रोस्टाग्लैंडिन, एटीपी डीफॉस्फेटेस, इनका काम क्या है, इनका काम है कि ये काम ना होने दे, यानी कोगुलेशन ना होने दे, कोगुलेशन इनसाइड ए वेसल ना होने दे। वेसल के अंदर कोगुलेशन हो गई तो बेटा थ्रोम्बस बनेगा और वो कहीं पर भी जा सकता है, किसी भी ऑर्गन को, किसी भी ऑर्गन की एंट्री के जो ब्लड वेसल्स है, जो आर्टेरियोल्स हैं या कुछ भी, उन वेसल्स को ब्लॉक कर सकता है। अगर ब्लॉक हो गया, अगर ये ब्रेन के एरिया में था तो बेटा ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ओके, और अगर फॉर एग्जांपल ये हार्ट के नजदीक था तो कार्डियक फेलियर हो सकता है। तो इसका मतलब ये होने नहीं देना है। तो प्राइमरी काम तो इसका है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसकी है कि ये ब्लड कोगुलेट नहीं होने देगा। मगर अब अगर फॉर एग्जांपल यहां पे कट लग गया, एंडोथीलियम ही कट गया, तो अगर एंडोथीलियम कट गया तो यहां पर कोगुलेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर ब्लड जो है, ये ब्लड जो है ये एक्सपोज हो गया। ब्लड को क्या देखने की आदत थी, पहले देखो, ब्लड को क्या देखने की आदत थी,
ब्लड को सिर्फ एंडोथेलियम देखने की आदत थी और एंडोथेलियम के अलावा इसको हार्ट के इंटरनल वॉल्स देखने की आदत थी। इसके अलावा आज तक इन्होंने कुछ नहीं देखा था। लेकिन अचानक से ऐसा हो गया कि ब्लड वेसल जब रप्चर हो गई, जब ब्लड वेसल रप्चर हो गई बेटा, तो यहां पर प्रॉब्लम ये हो गया कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है किसके बाहर, ब्लड वेसल के बाहर, ये ब्लड सेल्स जो है ये एक्सपोज हो गए टू दैट वेरी पर्टिकुलर थिंग। जब ये एक्सपोज हो गए, मैं आपको क्रक्स समझा रहा हूं कि क्यों होगा ये, ओके। और इसके लिए थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूं कोगुलेशन, लेकिन मैं कोगुलेशन को कंप्लीटली रिवाइज नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी। अगर आपको करना है कोगुलेशन को रिवाइज, 11th का अपना लेक्चर दोबारा देखो जो भी है, ओके, 11th का दोबारा रिवाइज करो। मैं यहां पर सिर्फ क्रक्स बताऊंगा, ओके। नाउ यहां पे हुआ क्या, यहां पे बेटा हुआ ये कि ये एंडोथेलियम की जो सेल थी ये रप्चर हो गई और एंडोथेलियम की ये सेल भी क्या हो गई, रप्चर हो गई, ठीक है। और बाकी जो कट के बाहर गया, जो एंडोथेलियम का पार्ट बाहर कट के गया, अब ब्लड इज एक्सपोज टू व्हाट, कनेक्टिव टिश्यू। रुक के बताएंगे, आराम से सुनिए। ये ब्लड एक्सपोज किसको हो गया, उस टिश्यू को जो कि एंडोथेलियम नहीं है, और इसको एंडोथेलियम के अलावा किसी को देखने की आदत ही नहीं। अब क्या होगा, ये जो फॉर एग्जांपल एंडोथेलियम की कट सेल्स है ना, ये वाली जो डैमेज्ड सेल्स ऑफ एंडोथेलियम, डैमेज्ड सेल्स ऑफ एंडोथेलियम है ना, ये क्या करेंगे, ये कुछ ऐसे सिक्रीशंस बनाएंगे जो ट्रिगर करेंगे कोगुलेशन। यहां पर टाइम की पाबंदी है, मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो बताऊंगा। ये डैमेज्ड सेल्स जो हैं ये सिक्रीट करेंगे वैन विली फैक्टर, वैन विली फैक्टर, थोड़ा सा ज्यादा नहीं बताऊंगा। वैन विली फैक्टर जो है वो इस एरिया में फैल जाएगा, इस कनेक्टिव टिश्यू पे बिखर जाएगा। वैन विली फैक्टर एक तरह का केमिकल मान लो, एक तरह का प्रोटीन मान लो, जो फॉर एग्जांपल यहां डैमेज्ड सेल्स ऑफ द एंडोथेलियम ने सिक्रीट किया और इस कनेक्टिव टिश्यू पर बिखर गया, और ये कनेक्टिव टिश्यू का ये वाला एरिया जो है ये बन गया स्टिकी। क्या बन गया, और जब स्टिकी बन गया तो प्लेटलेट्स आके इसके साथ स्टिक हो जाएंगे। वक्त बुरा आ गया ना, तो ये अब इनको यहीं से इनवाइट कर रहा है। पहले क्या था, ये इसको यहां आने नहीं दे रहा था, ये प्लेटलेट्स को यहां आने नहीं दे रहा था एंडोथेलियम। अब जब इस पर नौबत आ गई ना, बुरा वक्त आ गया, तो ये क्या करेगा, एंडोथेलियम ये फॉर एग्जांपल प्लेटलेट्स को इनवाइट करेगा। कैसे इनवाइट करेगा, ये इनवाइट करेगा, वैन विली बॉन्ड फैक्टर बनाएगा, और ये बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल ये कैल्शियम रिलीज करेगा, ये एटीपी रिलीज करेगा। सो फॉर एग्जांपल जब ये सब कुछ हो गया तो बेटा प्लेटलेट्स यहां पे स्टिक हो जाएंगे। यहां पे बन गया प्लेटलेट प्लग। क्या बन गया, प्लेटलेट प्लग। मगर ये प्लेटलेट प्लग जो है ये उतना ज्यादा ताकतवर है नहीं, क्योंकि हैं तो ये सेल्स, और इंडिविजुअल सेल्स अगर ब्लड का बहाव ज्यादा है तो ये बहकर चले जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे, प्लेटलेट्स अलग अलग होके बिखर जाएंगे। तो यहां पर ये कंप्लीट मजबूती के साथ इसको पकड़ नहीं सकते। मजबूती के साथ पकड़ने के लिए यहां कुछ और चाहिए। क्या चाहिए बेटा, यहां पर चाहिए कुछ फाइबर्स। क्या चाहिए, फाइबर्स, थ्रेड्स, दीज फाइबर्स। और ये फाइबर्स अगर बन गए ना तो बात बन गई। और फाइबर्स के बनने को यहां पर माना जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोगुलेशन। तो क्या याद रखा आपने, व्हाट इज कोगुलेशन? कोगुलेशन इज नथिंग, इट इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड ब्लड into जेली कोगुलम। ब्लड ही जब कोगुलम बन जाए तो उसको हम बोलते हैं कोगुलेशन, राइट। अब कोगुलेशन कैसे होगी मैंने आपको डिटेल में समझाया। हालांकि मैंने आपको वो सारी डिटेल जो 11th में आपने सुनी होगी या मैं 11th में आपको बता पा रहा था, ओके। तो यहां पर मेरे पास टाइम की बाउंड्री है, मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं थोड़ा सा समराइज करके बता रहा हूं। समराइज ये किया कि जब फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल रप्चर हो गई, ब्लड वेसल रप्चर होने के बाद यहां पर जो डैमेज्ड एंडोथेलियम सेल्स हैं, ओके, उन डैमेज्ड एंडोथेलियल सेल्स ने यहां पर एक केमिकल सिक्रेट किया, वॉन विली बॉन्ड फैक्टर। उसने क्या किया, उसने ये जो एडजेसेंट टिश्यूज हैं उनको स्टिकी बना लिया। स्टिकी बनाने के बाद प्लेटलेट्स यहां स्टक हो गए और यहां पे बन गया प्लेटलेट प्लग, ओके। अब आगे बहुत सारे और स्टेप्स हैं, लेकिन फिलहाल मुझे देखना है ये कमी जिस चीज की है, कमी किसकी है, फाइबर्स की, वो फाइबर्स कैसे बनेंगे। तो वापस जाएंगे अपनी स्लाइड पे,
वापस आ जाइए, ठीक है। तो यहां पर ये जो ब्लीडर सिंड्रोम है, इसमें ब्लीडिंग रुकती नहीं है, क्योंकि फाइबर्स, असल में फाइबर्स यहां पर नहीं बन रहे। हीमोफीलिया में क्या हो रहा है, ये फाइबर्स नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे? उसके बनने के लिए एक खास मैकेनिज्म की जरूरत है। यहां देखिए, ये जो आपके बोर्ड पे दिख रहा है, ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर आपको पहले, या इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सिस्टम आपको समझ में आ जाए। कुछ नहीं है, बस एक ही चीज आपको दिमाग में रखना है, फाइब्रिनोजन, जो मैंने कहा था कमी, किसकी कमी थी? फाइबर्स की कमी थी। यहां पर एक सब्सटेंस है, प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन, राइट। फाइब्रिनोजन मींस इनएक्टिवेटेड फाइब्रिन। इसको एक्टिवेट करके फाइब्रिन बनाएंगे, और फाइब्रिन जब बनाएंगे तो वो फाइब्रिन वहां पे ये काम कर देगा, ये वाला काम, फाइबर्स का काम। तो फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट करना है, किसमें? फाइब्रिन में। बस इतना सारा काम है। इस एक स्टेप को समझाया गया है। उसके बाद इस बुनियाद पे कि किसने इसमें हेल्प कर ली, किसने नहीं। देखो यहां पर ये जो चीज आपको दिख रही है, इट्स इंट्रिंसिक सिस्टम एंड दिस इज एक्सट्रिंसिक सिस्टम। यानी कहने का मतलब है, फाइब्रिनोजन को एक्टिव फाइब्रिन में कौन एक्टिवेट करता है। पर कौन है इंट्रिंसिक, कौन है एक्सट्रिंसिक? पहले आपको यह समझाएंगे इंट्रिंसिक क्यों, एक्सट्रिंसिक क्यों। अगेन आई विल टेल यू, ये 11th में आप पढ़ के आए हो, 11th में आपने इसको डिटेल में समझा है, लेकिन अगर नहीं समझा है तो ध्यान रखो बेटा। साइंटिस्ट ने क्या किया, एक बार उन्होंने एक पेशेंट का ब्लड निकाला, राइट, और एक कंटेनर में डाला। जब कंटेनर में डाला, कंटेनर बहुत साफ था, ऐसा था नहीं कि उसमें कोई इंप्योरिटी थी, लेकिन जो ही कंटेनर में ब्लड डाला तो वो क्या हो गया, कोगुलेट हो गया। सो अगर वो कोगुलेट हो गया तो साइंटिस्ट सोच में पड़ गए, कंटेनर में ब्लड डालने के बाद कोगुलेट क्यों हुआ, राइट। उनने फिर से इसको धोया, साफ किया, कंटेनर को इतना साफ किया कि कोई भी इंप्योरिटी नहीं थी, बिल्कुल ग्लास था, शीशा था, और बिल्कुल साफ शीशा, सो दैट इसमें जब ब्लड डाला जाएगा तो कोई भी ऐसी चीज ना हो, मैं बताऊंगा इसकी वजह से कोगुलेशन ट्रिगर हो गया। लेकिन कोई भी चीज नहीं थी, उसके बाद भी जब ब्लड इसमें डाला गया तो क्या हो गया, कोगुलेट। तो साइंटिस्ट ने कहा इस ब्लड के अंदर, इसी के अंदर कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज है, कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से कोगुलेशन हो गई। यानी कोई ऐसी चीज है जो ब्लड के अंदर मौजूद है, और जो ही ये ब्लड एक्सपोज हो गया टू ए सरफेस व्हिच इज नॉट एन एंडोथेलियम, तो इस इंट्रिंसिक फैक्टर, इस इंटरनल फैक्टर की वजह से यहां पर कोगुलेशन को ट्रिगर किया जाता है। कोगुलेशन ट्रिगर हो गई, तो कोगुलेशन कराई किसने, उस फैक्टर ने। किसने? जो ब्लड में खुद मौजूद है। इसका मतलब इसको बोला इंट्रिंसिक फैक्टर, राइट। और एक रिसर्च आया था, यानी बहुत पुराना ये रिसर्च है, जिसमें उन्होंने ये प्रैक्टिकली किया और फिर देखा, उसमें कुछ साइट्रेट्स डाले, कुछ ऐसी चीजें डाली, कुछ ऐसे केमिकल्स डाले जिसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर्स को शांत कराया गया। यानी अब जो ये ब्लड को कोगुलेट होने के लिए निकाला जाता है, कंटेनर में डाला जाता है, वो कोगुलेट नहीं हो रहा। फिर एक साइंटिस्ट ने काम किया, उसने माउस के ब्रेन का मैश किया, माउस का ब्रेन लाया, उसको मैश किया, और फिर इस ब्लड में डाला, जो कोगुलेट नहीं हो रहा तो वो क्या हो गया, कोगुलेट। नहीं आ रहा समझ? अफसाना है, मैं समझाऊंगा। ये बेटा कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है, पेशेंट का ब्लड। मुझे पता है ब्लड में इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, तो ब्लड में इंट्रिंसिक अंदर ही कोई ऐसी चीज है, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कोगुलेशन होने दे रहे हैं। ओके, इसका मतलब उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने साइट्रेट्स डाले, इसने साइट्रेट्स डाले। जब साइट्रेट्स डाले, अब ये कोगुलेट नहीं हो रहा, ये लिक्विड ब्लड है, लिक्विड ब्लड, ओके, ये कोगुलेट नहीं हो रहा। अब क्या किया उसने माउस का ब्रेन निकाला। माउस का ब्रेन निकालने के बाद इसको मैश किया, मैश करने के बाद ये एक टिश्यू का छोटा सा पेस्ट बना लिया, और जो ही इसमें टिश्यू का एक सैंपल या छोटा सा एक पेस्ट इसमें डाला, यानी माउस के ब्रेन का पेस्ट इसमें डाला, ओके, तुरंत उसी वक्त कोगुलेशन हो गई। तो साइंटिस्ट ने कहा दरअसल किसी भी टिश्यू में कुछ ऐसे प्रोटीन जरूर बनते हैं जो जब ब्लड एक्सपोज हो जाएगा उनकी तरफ, तो दैट मींस वो वहां पर एक्टिवेट करेगा कोगुलेशन। इसका मतलब कोगुलेशन दो फैक्टर से ट्रिगर होगा। नंबर 1, ब्लड के पास खुद के ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी वजह से ब्लड कोगुलेट होगा। वो कब ट्रिगर होंगे, जब ब्लड देखेगा कोई सरफेस जो एंडोथेलियम नहीं है, ठीक। दूसरा, अगर ये वाला फैक्टर स्लो काम करे, फॉर एग्जांपल, तो एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर का मतलब अगर कोई टिश्यू डैमेज हुआ, यहां पर जो इंजरी हुई थी ना,
क्या यहां पर एंडोथेलियम ही जितना कटा था, यहां पर एडजेसेंट टिश्यूज भी तो डैमेज हो गए होंगे। तो अगर एडजेसेंट टिश्यूज डैमेज हो गए, जो डैमेज्ड टिश्यूज हैं वो डैमेज्ड टिश्यूज भी यहां पर कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे। वो केमिकल्स क्या करेंगे, वो भी इस कोगुलेशन को ट्रिगर करेंगे। और जब उन्होंने कोगुलेशन को ट्रिगर किया, बेटा ये वाला जो इस वक्त कोगुलेशन हो गया, इसको बाहर से ट्रिगर किया गया। किया किसने, डैमेज्ड टिश्यू ने। उसने क्या किया, कुछ प्रोटीन्स बनाए जिनको हम बोलते हैं टिश्यू फैक्टर। तो टिश्यू फैक्टर इज द पार्ट ऑफ एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो अगर ब्लड कोगुलेशन हो जाएगी विदाउट गेटिंग आई कैन से एक्सपोज टू द टिश्यू फैक्टर नहीं बना, तब भी कोगुलेशन हो गई, ये इंट्रिंसिक पाथवे है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल टिश्यू फैक्टर इन्वॉल्व हो गया, ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। तो एक्सट्रिंसिक का मतलब कोई बाहर से नहीं आया है, अपने टिश्यू का ही है, यानी अपने किसी और टिश्यू से एक टिश्यू फैक्टर आ गया, डैमेज्ड टिश्यू, डैमेज्ड मसल्स, डैमेज्ड एनी अदर टिश्यू, तो वहां से जो टिश्यू फैक्टर निकला वो यहां पर कोगुलेशन कराएगा, ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। और इंट्रिंसिक कौन है, ये ब्लड के पास इनबिल्ट होता है, अंदर ही होता है। ठीक है, वापस आ जाओ, शॉर्ट में निपटा लेंगे। 11th में पढ़ा है, यहां पर मैंने इसीलिए बोर्ड पे ये इमेज आपको रखी है, सो दैट शॉर्ट में निपटा लेंगे। जो कॉन्सेप्ट था वो तो पढ़ लिया, अब आगे देखेंगे। बेटा हमारे पास 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स है। कितने, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स, कुछ प्रोटीन्स, कुछ बाकी चीजें। सो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो 13 है, दे वर्क इन द कैस्केड इफेक्ट। कैसे काम करेंगे, कैस्केड इफेक्ट में एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। फाइनली मकसद क्या है, जब एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे, एक करेगा दूसरे को एक्टिवेट, दूसरा तीसरे को एक्टिवेट करेगा, तीसरा चौथे को एक्टिवेट करेगा, उसी को कैस्केड बोलेंगे। फाइनली वो एक्टिवेट करेंगे प्रोथ्रोम्बिन को, ओके, या फैक्टर 10 को। फैक्टर 10 फिर करेगा प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट। थोड़ी देर वेट करो, सब्र रखो, पानी पियो, मेरी बात सुनो। मैं ये रब करूंगा और दोबारा से आपको बताऊंगा कि मैं क्या समझाने वाला था, या मेरे समझाने का मकसद क्या था। सुनो, मैंने कहा 13 फैक्टर्स आर देयर व्हिच आर कॉल्ड एज क्लॉटिंग फैक्टर्स। उनको लिखते कैसे हैं, उनको लिखते हैं, अगर मैं एक स्टेप पीछे चला जाऊं, उनको लिखते हैं क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, रोमन्स में थर्ड, 4, 5, 6, 7 अप टू क्लॉटिंग फैक्टर 13। सो ऐसे लिखते हैं उनको, उनका अलग अलग नाम याद रखने की जरूरत इस वक्त नहीं है। 11th में थी या नहीं थी वो अलग डिबेटेबल है, लेकिन इस वक्त तो नहीं है बिल्कुल। ओके, सो क्लॉटिंग फैक्टर 13 है, फ्रॉम क्लॉटिंग फैक्टर 1 टू क्लॉटिंग फैक्टर 13। अब देखिए, मैंने कहा दो पाथवेज, एक है एक्सट्रिंसिक पाथवे जो शाबाश किससे ट्रिगर होता है, टिश्यू फैक्टर से। किससे ट्रिगर होता है बेटा, टिश्यू फैक्टर से ट्रिगर होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। और अपने आप कौन होता है एक्टिवेट, इंट्रिंसिक पाथवे। शर्त यह है कि ब्लड विल बी एक्सपोज्ड टू द टिश्यूज अदर देन द एंडोथेलियम। ओके, यहां देखिए, हियर इज फैक्टर नंबर 12, पता नहीं आपको ये दिख रहा है, इट इज द फैक्टर नंबर 12। और जब ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये बनेगा फैक्टर 12A, ए मींस एक्टिवेटेड। सो फैक्टर 12 एक्टिवेट हो गया। नाउ एक्टिवेटेड फैक्टर 12 विल एक्टिवेट द फैक्टर 11. Activated factor 11 will activate the factor 9. Clotting factor 12 will get activated. It will activate clotting factor number 11. That will activate clotting factor number 9. And finally, in presence of calcium and in presence of factor 8, okay, and in presence of some other factors, okay, clotting factor 9 जो है, ये clotting factor number 10 को करेगा activate। क्या करेगा, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10 को करेगा एक्टिवेट। कौन करेगा बेटा, हाँ, क्लॉटिंग फैक्टर 9 करेगा। किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम, फैक्टर 8 एंड सम अदर थिंग्स एंड प्लेटलेट्स। ओके, एंड क्लॉटिंग फैक्टर 9 को कौन कर रहा था एक्टिवेट, क्लॉटिंग फैक्टर 11। उसको कौन कर रहा था एक्टिवेट, क्लॉटिंग फैक्टर 12। ये हो गया एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, अब एक्सट्रिंसिक पाथवे ने क्या किया, फाइनली फैक्टर 10 को किया एक्टिवेट। रुको, आगे बढ़ो। अब एक्सट्रिंसिक फैक्टर में क्या हुआ, एक्सट्रिंसिक फैक्टर में बेटा यहां पर टिश्यू फैक्टर बन गया था। टिश्यू फैक्टर ने क्लॉटिंग फैक्टर 7 को किया एक्टिवेट। किसको किया, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 7। जब क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 7 एक्टिवेट हो गया, उसने इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड इन प्रेजेंस ऑफ टिश्यू फैक्टर यहां 10 को किया एक्टिवेट। सो यहां इंट्रिंसिक पाथवे में क्लॉटिंग फैक्टर 9 ने किया 10 को एक्टिवेट, यहां क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 7 ने
क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10 को किया एक्टिवेट। तो 10 को दोनों कर रहे हैं एक्टिवेट, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 7 फ्रॉम द एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 फ्रॉम द इंट्रिंसिक पाथवे। तो दोनों पाथवे सेम डायरेक्शन में काम करेंगे, ओके, सो दैट क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10 जल्दी जल्दी एक्टिवेट हो जाए। अब क्या होगा, अब एक कॉमन पाथवे है, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10 जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा और बनाएगा थ्रोम्बिन, ठीक है, और थ्रोम्बिन जो है वो फर्दर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 13 को करेगा एक्टिवेट, ठीक है ना, एंड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर, ये जो फॉर एग्जांपल थ्रोम्बिन जो है, एक्टिव थ्रोम्बिन जो है, प्रोथ्रोम्बिन को किसने एक्टिवेट किया था, फैक्टर 10 ने, एक्टिवेटेड फैक्टर 10 ने, और प्रोथ्रोम्बिन जब थ्रोम्बिन बन गया इसने क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 13 को किया एक्टिवेट, ओके। इसके अलावा थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया। एनी कंफ्यूजन? क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 13 जिसको थ्रोम्बिन ने एक्टिवेट किया था उसने भी फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया, एंड यहां पर जो फॉर एग्जांपल प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बन गया उसने भी फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया। हुआ क्या, फाइनली हुआ कुछ नहीं, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन बनाना था, बन गया। तो यहां मैंने क्या कहा था, बात किस पे अटक गई थी, बात अटक गई थी कि यहां पे फाइबर्स नहीं बन रहे। फाइबर्स क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि जो बना सकता था फाइबर्स उसका नाम है फाइब्रिनोजन। वो कब बनाएगा फाइबर्स, जब ये फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा, और वो कब हुआ, वो अब हुआ। समझ आया? अब देखो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8, यहां पर कहीं क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 आ गया, ये है ना क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 आ गया, हाँ बिल्कुल यहां आया ना क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9। सो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11 आ गया, बिल्कुल आ गया था, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11 भी आ गया था, ये आ गया क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11। सो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 एंड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11, कौन कौन, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 एंड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11। 3 क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे लिए इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट। अगर किसी कारण, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 बनाने के लिए हमें जीन चाहिए ना, हमें जीन चाहिए, इसको बनाने के लिए भी क्या चाहिए, जीन चाहिए, इसको बनाने के लिए भी जीन चाहिए, ठीक है ना। सो इसका मतलब इन तीनों को बनाने के लिए क्या चाहिए, जीन। अगर इस जीन में डिफेक्टेड था क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 बनेगा, बोलो नहीं बनेगा। अगर इस जीन में डिफेक्ट था क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 बनेगा, बोलो नहीं बनेगा। अगर इस जीन में डिफेक्ट था क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11 बनेगा, नहीं बनेगा। बट आई एम फोकस्ड ओनली अबाउट 8 एंड 9, रीजन अभी समझाऊंगा। तो अगर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 नहीं बना या 9 नहीं बना, बेटा यहां पर जो कैस्केड है वो वर्क करेगा क्या, नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा क्लॉटिंग होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में ही पहले एक्टिवेट नहीं होगा, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर थ्रोम्बिन नहीं बना तो फाइब्रिनोजन फाइब्रिन नहीं बनेगा, और अगर फाइब्रिनोजन फाइब्रिन नहीं बना तो बेटा ये सारा काम जो चौपट हो जाएगा। तभी मैंने कहा था हीमोफीलिया इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 और 11। अब गौर से सुनो मेरी बात, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 है एंड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 है, ये दोनों का जो कोड है ना वो एक्स पे होता है, यानी ये दोनों जीन जो है ना एक्स लिंक्ड है। अभी थोड़ी देर पहले समझा था एक्स लिंक्ड क्या होता है। तो एक्स लिंक्ड कौन कौन है, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9, तभी हम यहां पढ़ रहे हैं। एंड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11 बेचारा सोतेली मां का है, इसका हम बिल्कुल भी जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है ये ऑटोसोमल है। कहां से आया, ऑटोसोम से आया। तो ऑटोसोम से आया, हम क्यों बात करें, वी आर ओनली राइट नाउ कंसर्न्ड अबाउट द एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। तो आपका जो हीमोफीलिया आपके सिलेबस में है वो एक्स लिंक्ड हीमोफीलिया है, दैट इज हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। थोड़ा सा मैं रिवाइज करूंगा, मैंने कहा देयर इज हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए क्या है बेटा, जहां पर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 नहीं बनता, ठीक। फिर हमारे पास था हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया बी जहां क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 नहीं बन रहा। ओके, ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों हैं एक्स लिंक्ड। क्या है ये, एक्स लिंक्ड, ठीक है। और फिर अब आप सुन लीजिए, देयर इज अनदर हीमोफीलिया दैट इज हीमोफीलिया सी। ओके, उसमें कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनता, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11। मगर बेटा ये क्या है, ये ऑटोसोमल है। क्या है ये, ऑटोसोमल। अब देखो नाउ इनहेरिटेंस पैटर्न, यहां पर मैं आपको इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ हीमोफीलिया समझाऊंगा। उसके बाद फिलहाल ये वीडियो ऑफ, एंड देन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो डिजीजेस हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे और पेडिग्री एनालिसिस को करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। ओके,
देखो किसी इंसान में, ह्यूमन मेल में कितने एक्स हैं? 2 एक्स क्रोमोसोम, 1 एक्स क्रोमोसोम 1 वाई क्रोमोसोम। और फीमेल में कितने एक्स? 2 एक्स क्रोमोसोम। तो अगर बेटा फीमेल है, उसके पास बचने का एक चांस है, क्या? उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है। अगर 1 एक्स डिफेक्टेड है, दूसरा क्या होगा? नॉर्मल हो सकता है। तो अगर 1 एक्स हीमोफिलिक है, उसको मैं लिखूंगा एक्स विद एच, राइट। और दूसरा एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है, इसमें हीमोफीलिया नहीं है, तो ये एक्स नॉर्मल। ये बीमार नहीं होगी, ये साइलेंट कैरियर होगी। इट इज साइलेंट कैरियर। मगर कौन? मेल और फीमेल? इट इज फीमेल। और फीमेल कब फंसेगी? अगर फॉर एग्जांपल उसके दोनों एक्स जो डिफेक्टेड होंगे, तब फंस गई वो बीमारी के चुंगल में। ठीक है, इसका मतलब अगर फॉर एग्जांपल उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया है, तो उसको डिफेक्ट हो सकता है, सो उसको डिफेक्ट होगा, ये डिफेक्टेड फीमेल होगी। मगर बेटा डिफेक्टेड फीमेल बहुत जल्दी मर जाती है, लगभग एम्ब्रियोनिक स्टेज में या बहुत अर्ली, तो इसका मतलब उसकी तो मैरिजेबल एज आती ही नहीं है, तो इसको हम ज्यादा दुनिया में देखते नहीं है। डिफेक्टेड फीमेल को आप दुनिया में ज्यादा देखोगे नहीं, राइट। इसीलिए आप दुनिया में देखोगे या तो कैरियर फीमेल होगी या नॉर्मल फीमेल होगी। और फीमेल के पास अगर दोनों एक्स नॉर्मल हो गए तो वाह वाह, ये नॉर्मल फीमेल होगी, ठीक है ना, नॉर्मल फीमेल होगी। मेल के पास बचने का कोई चांस नहीं है, एक ही बार बचेगा। अगर उसके दोनों क्रोमोसोम्स नॉर्मल होंगे तो ये होगा नॉर्मल मेल। पहले ये बात तो समझ में आ जाए। लेकिन अगर बेटा इसके पास एक्स विद हीमोफीलिया एंड वाई नॉर्मल है, एक्स विद हीमोफीलिया, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर वाले जीन्स है ना, क्लॉटिंग फैक्टर वाले जीन्स बड़े खतरनाक हैं। क्लॉटिंग फैक्टर वाले जीन्स जो एक्स पे होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, वो सिर्फ एक्स लिंक्ड है, एक्स वाई लिंक्ड नहीं है। बात थोड़ी देर पहले समझाई थी, रिवाइज करके देख लो। मैंने कहा था एक्स लिंक्ड जीन्स वो जीन्स हैं जो सिर्फ किस पे होंगे? वो जो सिर्फ एक्स पे होंगे। 1600 में से 29 घटाओ, वही है, दैट मींस लगभग 1571 जीन्स जो हैं वो एक्स लिंक्ड हैं, उन्हीं में से ये आएगा। तो अगर ये एक्स लिंक्ड जीन है, वाई पे इसकी कॉपी होगी क्या? नहीं। अगर वाई पे इसकी कॉपी नहीं है, एक जीन डिफेक्टेड है, इसको बोलते हैं हेमीजाइगस कंडीशन। हाफ हेमीजाइगस, एक ही कॉपी है दो में से, तो हेमीजाइगस कंडीशन हो गई। तो हेमीजाइगस कंडीशन में बेटा ये डिफेक्टेड मेल होगा, डिफेक्टेड मेल होगा। सिलेबस को गौर से देखो, सिलेबस में लिखा क्या है? सिलेबस में लिखा है आपको पढ़ना है इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। हम देखेंगे अगर नॉर्मल फीमेल की शादी होगी, नॉर्मल फीमेल की शादी अगर हो गई, मैरिज हो गई विद द डिफेक्टेड मेल, डिफेक्टेड मेल, ठीक है। अगर डिफेक्टेड मेल के साथ नॉर्मल फीमेल की शादी हो गई, इसका जीनोटाइप बोलो नॉर्मल का क्या होगा? यहां हमने देखा नॉर्मल फीमेल एक्स एक्स, नो एक्स एच। और यहां देखो डिफेक्टेड मेल का जो फिनोटाइप जीनोटाइप है, इट्स एक्स एच विद वाई नॉर्मल। यहां जब फॉर एग्जांपल ये गैमीट्स बनाएगी, दोनों गैमीट्स में एक्स होगा और एक्स में कोई प्रॉब्लम है नहीं, राइट। लेकिन अगर डिफेक्टेड मेल ने बनाए गैमीट्स, दो तरह के गैमीट्स बनाएगा, एक्स के एक्स वाले गैमीट्स, वो वाले स्पर्म जिनमें एक्स क्रोमोसोम है और उनमें डिफेक्ट भी है, राइट, एंड वाई वाले क्रोमोसोम जो है वो नॉर्मल है, तो वो स्पर्म्स जिनमें वाई जाएगा वो स्पर्म्स नॉर्मल होंगे। और जब यहां पर प्रोजिनी बनेगी, अगर इसने फर्टिलाइजेशन किया इस वाले स्पर्म के साथ, ये एग फर्टिलाइज हो गया, इसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगी एक्स विद हीमोफीलिया एंड मदर का एक्स नॉर्मल, तो ये क्या होगा बेटा? यहां पे देख लो, टैली कर लो, ये होगा साइलेंट कैरियर, ये होगा कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल। अब अगर इस वाले गैमीट को इस वाले स्पर्म ने फर्टिलाइज किया तो कॉम्बिनेशन बनेगा एक्स नॉर्मल है, वाई नॉर्मल है। यहां पे देखो एक्स वाई नॉर्मल क्या है? नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल, ओके। और अगर इस वाले गैमीट को इसने फर्टिलाइज किया तो बेटा कॉम्बिनेशन तो नॉर्मल है, इजी है, समझ में आया, ओके। एक्स विद हीमोफीलिया एंड एक्स नॉर्मली, तो नॉर्मली हम निकाल सकते हैं। तो ये क्या है बेटा? कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल। और अगर इस वाले गैमीट को इस वाले स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, कॉम्बिनेशन विल बी एक्स वाई नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल मेल। क्या समझ आया? क्या समझ आया?
समझ ये आया कि अगर मेल होगा पक्का वो नॉर्मल होगा। व्हाट इज द चांस ऑफ डिफेक्टेड मेल? नन। डिफेक्टेड मेल तो कोई होगा नहीं, कैरियर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेल के पास हेमिजाइगस कंडीशन है, कैरियर नहीं हो सकता, या तो डिफेक्टेड होगा या नॉर्मल होगा। तो यहां पर जो है मेल तो हमेशा नॉर्मल होगा, मेल हमेशा नॉर्मल होगा, राइट। एंड बेटा फीमेल जो है वो सिर्फ कैरियर होगी, डिफेक्टेड नहीं होगी, कैरियर होगी, डिफेक्टेड नहीं होगी। नो नॉर्मल फीमेल। कोई नॉर्मल फीमेल दिखी? बिल्कुल नहीं दिखी। कोई डिफेक्टेड फीमेल दिखी? नहीं दिखी। एग्जाम में ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में आता है फॉर एग्जांपल कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज द परसेंटेज चांस ऑफ अ डिफेक्टेड offspring, male offspring, in case if the normal female is married with the defected male। तो आपको ये चार्ट वहां पे बनाना 2 मिनट लग जाएंगे। बायोलॉजी याद नहीं करना होता, जोलॉजी याद नहीं करना होता, जिसने जोलॉजी याद किया वो मर गया। ओके, सो कहने का मतलब नॉर्मल फीमेल, डिफेक्टेड मेल, शादी हो गई, प्रोजिनी हो गई, प्रोजिनी में हमने देखा फीमेल हमेशा कैरियर, मेल हमेशा नॉर्मल। अब देखो एक और चीज, यहां पर एक बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट समझाता हूं। मजेदार कॉन्सेप्ट क्या है? मजेदार कॉन्सेप्ट है, डिफेक्टेड किस में था? मेल में था ना, फादर में डिफेक्ट था। अगर फादर में डिफेक्ट था, उसने गिफ्ट के तौर पे डिजीज दी किसको? अब उसको लगी नहीं, वो अलग बात है, लेकिन डिजीज दी किसको? इसने फीमेल चाइल्ड को दी। मेल पेरेंट ने फीमेल चाइल्ड को डिजीज देने की कोशिश की। क्या मेल चाइल्ड को इसने कोई डिजीज दी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेल चाइल्ड को ये अपना वाई देगा ना, एक्स थोड़ी देगा। तो इसका मतलब डिफेक्ट अगर एक्स पे है, मेल चाइल्ड को फादर की तरफ से मिलेगा वाई, एक्स उसको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इसको आप बोलते हो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। यानी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब होता है मेल पेरेंट विल गिव द डिजीज टू द फीमेल चाइल्ड, राइट, एंड फीमेल पेरेंट विल गिव द डिजीज टू द मेल चाइल्ड, राइट। सो इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, राइट। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं बोर्ड रब करूंगा 2 मिनट में। ओके, चलो एक और चीज कर लेते हैं, एक और क्रॉस कर लेते हैं, आई मीन एक और शादी, ओके, एक और मैरिज। नाउ देयर शुड बी द मैरिज बिटवीन, ओके, कैरियर फीमेल, अब तो फंस गई प्रोजिनी, कैरियर फीमेल और यहां पर बेटा डिफेक्टेड मेल, दोनों बेचारे खतरनाक, राइट, डिफेक्टेड मेल, राइट, डिफेक्टेड मेल, हीमोफिलिक मेल एंड कैरियर फीमेल। इसका जीनोटाइप बना लो पहले। कैरियर फीमेल मींस एक्स विद हीमोफीलिया, एक्स नॉर्मल। डिफेक्टेड मेल का मतलब एक्स विद हीमोफीलिया, वाई नॉर्मल। अब ये जब गैमीट्स बनाएगा, यानी बनाएगी, तो 2 तरह के गैमीट्स बनाएगी। आधे गैमीट्स में एक्स क्रोमोसोम जाएगा जो डिफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम है, और आधे गैमीट्स में जाएगा एक्स क्रोमोसोम जो नॉर्मल है। मेल जब गैमीट्स बनाएगा तो 2 तरह के गैमीट्स बनाएगा, एक्स जाएगा तो नॉर्मल नहीं होगा, डिफेक्टेड होगा, एंड वाई जाएगा तो बेटा क्या होगा? डिफेक्टेड नहीं होगा बल्कि नॉर्मल होगा। सो यहां पर एक्स क्रोमोसोम वाला जो स्पर्म है वो डिफेक्टेड है, वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म जो है वो क्या है? नॉर्मल। बनाओ प्रोजेनी। पहला केस, इस एग को इस स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, सो बेटा ये खत्म, XH XH, ये होगी हीमोफिलिक फीमेल। ये क्या होगी? हीमोफिलिक फीमेल, यानी डिफेक्टेड फीमेल, एंड शी डाइज इन वेरी अर्ली एज, इन पर्टिकुलरली इन एम्ब्रियोनिक एज। इसका मतलब ये तो आगे बढ़ेगी नहीं, इसकी आगे शादी आप कहीं पर भी नहीं बनाओगे डिफेक्टेड फीमेल एंड डिफेक्टेड मेल, क्योंकि डिफेक्टेड फीमेल की शादी हो नहीं सकती, वेरी अर्ली डाइज। ओके, इट्स कॉल्ड एज लीथल जीन एक्शन। In homozygous condition of XH, so क्या हो? वो हो गया ये homozygous condition of XH। दोनों जब XH होंगे तो बेटा it is lethal, तब ये बहुत जल्दी मरेगी। खैर चलो नेक्स्ट प्रोजेनी। अगर इस वाले गैमेट को इस वाले स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, इट्स एक्स विद एच, वाई नॉर्मल, ये होगा डिफेक्टेड मेल। क्या होगा? डिफेक्टेड मेल। नाउ अगर फॉर एग्जांपल इस गैमेट को इसने फर्टिलाइज किया, इट्स एक्स एच विद एक्स नॉर्मल, इट इज कैरियर फीमेल। एंड अगर ये दोनों फर्टिलाइज हो गए, एक्स एंड वाई, ये नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मेल है। अगर
आप देखेंगे हीमोफिलिक फीमेल, डिफेक्टेड मेल यानी हीमोफिलिक फीमेल, हीमोफिलिक मेल, कैरियर फीमेल एंड नॉर्मल मेल। अगर फीमेल चाइल्ड हो गई 50-50 चांसेस है, अगर फीमेल बेबी हो गया तो 50-50 चांस है, या तो वो हीमोफिलिक होगा, कैसे पता चलेगा, उसकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल दूसरा फीमेल चाइल्ड देखेंगे आप, तो उसमें फीमेल चाइल्ड में या तो ये होगा कि हीमोफिलिक है, मर जाएगी, या फिर दूसरा केस है कि ये कैरियर होगी। नॉर्मल फीमेल तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मदर भी कैरियर, बाप भी डिफेक्टेड, सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहां पर जो फीमेल चाइल्ड होगी वो नॉर्मल होगी। ठीक, ओके। नाउ अगर मेल चाइल्ड होगा 50-50 चांसेस, या तो डिफेक्टेड या तो नॉर्मल। समझ आया? तो ये है, इट इज द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ हीमोफीलिया। ओके, तो इसमें पता चला कि अगर दोनों, एक पेरेंट कैरियर है, मदर इज कैरियर, फादर इज डिफेक्टेड, तो यहां हीमोफिलिक फीमेल बनेगी। ओके, जिसमें होमोजाइगस कंडीशन होगी, जल्दी मरेगी, इट्स कॉल्ड एज लीथल जीन एक्शन। और अगर यहां पर डिफेक्टेड, अगर यहां मेल होगा तो डिफेक्टेड होगा या नॉर्मल होगा। सो अगर मेल चाइल्ड होगा, कितने परसेंट चांस है कि डिफेक्टेड होगा? 50%। कितने परसेंट चांस है कि नॉर्मल होगा? 50%। और अगर फीमेल चाइल्ड होगा, कितने परसेंट चांस होगा कि नॉर्मल होगी? 0%। कितने परसेंट चांस है कि ये जो फीमेल चाइल्ड है कैरियर होगी? 50%। कितने परसेंट चांसेस है कि ये फीमेल जो है डिफेक्टेड होगी? 50%। नॉर्मल के चांसेस 0, फीमेल में नॉर्मल के चांसेस यहां पे क्या है? 0। सो दिस इज द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द हीमोफीलिया। नाउ अभी हमने इस वाले वीडियो में आपके लिए लाया म्यूटेशन। तो म्यूटेशन को हमने डिस्कस किया था, मैंने कहा म्यूटेशन कितने टाइप की होती है, और म्यूटेशन को जल्दी जल्दी में इसलिए निपटाया क्योंकि हमारा मेन टॉपिक जो हमारा है ज़ूलॉजी में यहाँ पे, तो वो है डिजीजेस लाइक हीमोफीलिया, लाइक कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। इनको डिटेल में पढ़ना है, क्रोमोसोमल डिजीज को डिटेल में पढ़ना है, और हमें पढ़ना है पेडिग्री एनालिसिस को। ये मेन टॉपिक्स है। उसके बाद 2 टॉपिक्स और रहते हैं, उसके लिए भी सेपरेट वीडियो आएगी, एंड दैट इज द पेडिग्री एनालिसिस, दैट इज द पर्टिकुलर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। फिलहाल इस वक्त के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। Carlos venía de Neva. Gracias.